आप में से लास्ट लेक्चर में कितने थे लोग जिनको मैंने लिमिटेशन एक पढ़ाया था, कोई था उसमें? अच्छा। चले। चले, अच्छी बात। अब लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था तो हमने लिमिटेशन एक्ट किया था, उससे पहले हमने रेंट लॉस को कवर किया था। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। अब बेसिकली इसके भी दो लेक्चर हम करेंगे, दो पार्ट्स में इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और है तो वैसे लेंथी थोड़ा सा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको इन डिटेल पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें जस्ट गो थ्रू करेंगे। और वैसे करना तो बेसिकली जो प्रॉपर था वो ये बेहतर रहता कि हम पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते और उसके बाद जो है हम इसकी तरफ जाते। लेकिन इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दूं, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल है और दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ जाएगा तो उसके बाद जो है आप इजिली एसआरए भी समझ सकते हैं। लेकिन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का आपको नो हाउ तो जरूर होगा। बहरहाल आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। देखें, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। अब बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये जो है इसको हम ये कह सकते हैं कि इसका बहुत क्लोज नेक्सस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। ठीक है। और इस तरीके से बिल्कुल आपने सही बोला है सवेरा शाह ने कि भाई ये जो है सप्लीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है। अब सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट जैसे इन एडिशन कोई चीज होती है, एक्सटेंशन हम जिसको कहें, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्सटेंशन में। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हम एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स में हम सप्लीज लेते हैं, हम एक्स्ट्रा पेपर शीट लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि कोई अगर चीजें हमारी रह गई हैं तो वो हम उधर उसमें जो है वो हम कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो एसआरए जो है, इसको इन शॉर्ट हम एसआरए कहते हैं। तो एसआरए भी जो है वो भी वही काम करता है, एक्सटेंशन का काम करता है कि जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है या जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रह गई हैं उनको ये जो है एसआरए एक्ट जो है वो कंप्लीट करता है। अब माइंड में आपके जरूर क्वेश्चन होगा कि सर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि उसमें नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, रह गई हैं। जैसे देखें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसकी जो एनेक्टमेंट थी वो 1872 की है। ठीक है। और इसकी एनेक्टमेंट जो है वो 5 साल बाद है, 1877 की है। अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आप उसके खिलाफ जो है डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। आप रेमेडी जो है वो सिर्फ एक ही वो हमें प्रोवाइड करता है, वो ये है कि आप उनके खिलाफ डैमेजेस क्लेम करें। ठीक है। बट अब बाज दफा ऐसा होता है कि वो जो डैमेजेस आप क्लेम करते हैं, जो आप कंपनसेशन क्लेम करते हैं, वो एडिक्वेट नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने मेन जो लफ्ज पे फोकस करना है, अल्फाज पे, वो ये कि एडिक्वेट नहीं है। रिलीफ जो हमारा होगा वो एडिक्वेट जब नहीं होगा तो हम एसआरए में जाके वो पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम करेंगे जो हमें चाहिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो ये कहता है कि आपका अगर अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच हो रहा है, अगर वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो आप उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम करें। दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन उसके सप्लीमेंट में क्या आ गया, बाकी चीजें क्या? अब जब अगर एडिक्वेट रिलीफ हमें नहीं मिल रहा, अगर पैसे जो कॉम्पनसेशन या डैमेजेस हमें उतना रिलीफ वो नहीं दे रहे, हमारा जितना लॉस हुआ है वो उसकी भरपाई नहीं हो रही है, तो उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि ये कंप्लीट नहीं है एक। इस वजह से फिर जो है हमारे पास एसआरए का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें सर्टेन मोड्स दिए गए हैं कि आप इनके थ्रू अपनी पर्टिकुलर रेमेडी जो है उसको क्लेम कर सकते हैं। इनके थ्रू आप पर्टिकुलर जो आपकी चीजें हैं, जो आपका ग्रीवेंस है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर सपोज कि अगर मैंने मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सर मैं आपको इस डेट पे इतने पैसे दूंगा और आप जो है अपना प्लॉट या जो भी जगह है उसकी आप पोजीशन मुझे दे देंगे। अगर वो बंदा मुझे पोजीशन नहीं दे रहा है तो स्पेसिफिक रिलीफ आने के बाद, एसआरए आने के बाद, मैं उस पर्सन के खिलाफ कोर्ट में जो है सू कर सकता हूँ उसको, और उससे वो पर्टिकुलर जो काम है
वो करवा सकता हूँ। पर्टिकुलर काम कौन सा? पर्टिकुलर काम जो उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, अपनी उस एग्रीमेंट में एग्री करा था कि मैं ये काम करूंगा कि आपको उसकी पोजीशन दूंगा, तो उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है वो ये कि वो मुझे पोजीशन डिलीवर करे। अगर वो नहीं कर रहा तो वही सेम चीज में कोर्ट से उसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा। समझ रहे हैं? तो बेसिक एसआरए का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाना। अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टीज एग्जीक्यूट नहीं कर रही हैं और वो जो है अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो हमने क्या करना है, हमने वो चीज कोर्ट से एग्जीक्यूट करवानी है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका एसआरए का ये है। जैसे देखे क्या होता है कि ये जो लॉज है ना, अब जैसे 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और प्लस में 1877 का अपना एसआरए है, तो ये लॉज जो हैं ये ब्रिटिश लॉज हैं। अब ब्रिटिश लॉज में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक होता है कॉमन लॉ, वहां पे होता है, ठीक है, एक होता है लॉ ऑफ इक्विटी होता है वहां पे। अब कॉमन लॉ ये कहता है कि भाई अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आप हमारे पास आए, आपके पास सारी प्री रिक्विजिट्स पूरी होनी चाहिए, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसमें जितनी सारी चीजें लगती हैं कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे होने चाहिए। उसके बाद हम आपको उसका कॉम्पनसेट करके देंगे, डैमेजेस लेके देंगे। लॉ ऑफ इक्विटी क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अ, ऐसे आया कि वहां के लोग जो है उन्होंने क्या किया, जब उनको प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा था कॉमन लॉ से, तो उन्होंने पिटीशंस करना शुरू की किंग को। ठीक है सर? जब उन्होंने पिटीशंस किंग को करना शुरू की, तो किंग ने उसके बाद जो है उनको वो पर्टिकुलर रिलीफ देना स्टार्ट किया। किंग ने अपना डिस्क्रेशनरी पावर यूज किया, डिस्क्रेशनरी पावर यूज करके उनको वो पर्टिकुलर रिलीफ देना स्टार्ट किया जो जो एडिक्वेट था उनके लिए। ठीक है? तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बढ़ने लगी, ज्यादा पिटीशंस आने लगी, तो किंग ने ये अपना पावर जो है डिप्यूट कर दिया अपने जो है जो उसके जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो जिनको हम चांसलर्स बोलते हैं उनको। तो फिर उन चांसलर चांसलर जितने भी थे, उन्होंने एक चांसरी कोर्ट्स बनाई। वो कोर्ट्स फिर वहां से ट्रांसफर होके फिर बनी इक्विटी कोर्ट्स। तो इक्विटी कोर्ट्स में बेसिकली जो भी रिलीफ मिला, जैसे कि पोजीशन लेनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन करवानी है, आपने इंजंक्शंस लेनी है, ये सारे रिलीफ जो है ये सारे रिलीफ हमें वहां से मिले। ठीक है? तो इन सब रिलीफ्स को जब हमने मिलाया तो हमारा पूरा एक रिलीफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बन गया। ठीक है? अब बेसिक इसका कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से आया। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, किस हवाले से इंपॉर्टेंट है, पेपर्स के हवाले से कौन सी चीजें, वो सारी चीजें अभी हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है? बेसिक आपको कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई ये जो एस आर ए है वो एक आप ऐसे समझे कि एक एक्सटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो ब्रीच कर रहा है, तो हम आप हमारे पास आए, हम आपको उसकी कॉम्पनसेशन लेके देंगे। हम आपको डैमेजेस, आप हमसे क्लेम करें, हम आपको डैमेजेस लेके देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सर मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मुझे वही चीज चाहिए जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये फलां पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है ये आप मुझे डिलीवर करेंगे, मैं आपको पैसे दूंगा, तो मुझे तो कॉम्पनसेट नहीं चाहिए, मुझे तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चाहिए। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो खामोश है, उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। तो उसके बाद 1877 में हमने एसआरए को इनेक्ट किया। एसआरए ने कहा कि आप हमारे पास आए, हम आपको लेके देते हैं। तो बेसिकली उसी कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर जो है अब एग्जीक्यूट करने कौन आ गया? एसआरए आ गया। तो एसआरए उसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सटेंशन है, सप्लीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट है। ये जितनी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रह गई हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब इसमें बेसिकली अंदर है क्या, क्या चीजें बताते हैं? देखिए, एसआरए ये कहता है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनको आप कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हो। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको आप कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हो, आप पर्टिकुलर वो अपना रिलीफ पर्टिकुलर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में बात की है उसको फुलफिल करवा सकते हो। ठीक है? कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको आप नहीं करवा सकते, कोई इशू नहीं, डिस्पाइट कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सारी भी आप उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्लेम नहीं कर सकते, उसको आप जो है उसकी परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। ठीक है? उसके बाद एसआरए हमें कहता है कि कौन लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्लेम कर सकते हैं, मतलब इस एसआरए में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं।
पहली बात क्या बताता है कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक उसकी परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। दूसरी चीज क्या कहता है कि कौन से लोग इस पर परफॉर्मेंस करवाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज एसआरए हमें समझाता है कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते, हम किन लोगों के खिलाफ एनफोर्समेंट क्लेम कर सकते हैं, किन लोगों के खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते। आगे जब हम इसमें जाते हैं तो हमें ये पोजीशन के बारे में भी बताता है कि किस तरीके से अगर कोई ऑनर है तो वो अपनी पोजीशन कैसे रिकवर कर सकता है। अगर कोई पजेसर है जिसके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ वो टेनेंट है जैसे समझ लें, अगर उसको डिस्पोजेस किया जा रहा है तो वो अपनी पोजीशन कैसे लेगा, ठीक है। आगे हम इसमें देखेंगे कि इंजंक्शंस जो है, इसमें इंजंक्शंस का रिलीफ दिया हुआ है कि आप किसी के खिलाफ किस तरीके से इंजंक्शंस ले सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेटरी रिलीफ हमें दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमने इन 2 लेक्चर्स में कवर करनी है, ठीक है। अब देखें इसका बैकग्राउंड, अगर हम देखें, अगर हम इसका जो है एक्सरे करें तो एसआरए बेसिकली कंटेन करता है 57 सेक्शंस हैं एसआरए में, ठीक है। 57 सेक्शंस हैं, 10 चैप्टर्स हैं, और ये 57 सेक्शंस और 10 चैप्टर ये 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब 57 जो सेक्शंस हैं उसमें से भी कुछ सेक्शन जो है वो ओमिट हो चुके हैं, जैसे कि 45 से लेके 51 तक जितने सेक्शंस हैं, 6 सेक्शंस हैं, ये ओमिट हो चुके हैं। तो बेसिकली हमारे पास कितने सेक्शंस बचे अभी? 51 सेक्शंस बचे जिनको हमने कवर करना है। तो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे हम उनको ज्यादा डिटेल करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी हमने गो थ्रू करना है। तो देखिए अब इसका हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 से। स्पेशल रिलीफ एक्ट को जो है हमें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। और मेन इसमें जो समझने वाली चीज है सेक्शन 3 में वो ये है कि सेक्शन 3 ये कहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सटेंशन है। तो सेक्शन 3 ये कहता है कि जितनी भी डेफिनेशंस हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई हैं, ठीक है, अगर वही डेफिनेशंस या वही अल्फाज एसआरए में आते हैं तो हम उनका वही मतलब निकालेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने डेफिनेशंस में उनको डिफाइन किया गया है। तो सेम वही चीजें हैं। समझ गए मेरी बात? सेक्शन 3 ये कहता है। अब सेक्शन 4 जो है वो आता है सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज क्या होता है? देखें, एक होता है नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज, ठीक है, एक होता है सेविंग क्लॉज। अब जो नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज होता है वो ये होता है कि जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस बुक में वो फाइनल है, ओवरराइडिंग उसका इफेक्ट है। उसके बाद अगर कहीं पे भी कोई भी और चीज लिखी हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही जो है इफेक्टिव है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये नॉट विथ स्टैंडिंग है। अब आगे एक होता है सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज ये कहता है कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, अगर किसी और लॉ में कोई और रेमेडी, कोई और तरीका प्रोवाइडेड है तो आप वो अवेल करें। हाँ, अगर नहीं है तो उसके बाद आके आप यहाँ पे आ सकते हैं, और ये चीजें हम यहाँ पे इसमें सेव कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हमें एक लिबर्टी दे रहा है कि अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो जाएं, अदरवाइज मेरे पास ये चीजें हैं, कभी भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब सेविंग क्लॉज में ये सारे जो है वो क्या सेव कर रहा है, वो चीजें देखना भी जरूरी है। अब देखें, सेविंग क्लॉज में सेक्शन 4 में एसआरए कहता है सबसे पहली चीज जो वो सेव कर रहा है, जो कि क्लियर कर रहा है, वो ये है कि सर आपने जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, अब मैं अगर इसका क्लॉज 1 पढ़ूं तो कहता है कि टू गिव एनी राइट टू रिलीव इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट विच इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एसआरए कहता है कि यहाँ पे हम किसी भी ऐसी एग्रीमेंट का आपको रिलीव नहीं देंगे अगर आप कोई भी ऐसी एग्रीमेंट लेके आ रहे हो जो कि एज अ कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई नहीं कर रही। समझ रहे मेरी बात? एज अ कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट क्वालिफाई नहीं कर रही तो उसको हम उस एग्रीमेंट को हम आपको परफॉर्म नहीं करके देंगे। पहली बात तो उसने ये सेव कर ली। अब यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि कौन सी एग्रीमेंट जो है एज अ कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई करती है। उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? जैसे कि दोनों पार्टीज जो है वो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, दोनों पार्टीज जो हैं वो मेजर होनी चाहिए,
ठीक है। उस एग्रीमेंट के अंदर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। ये सारे जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स प्लस में कंसिडरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अगर एक एग्रीमेंट में है तो वो एग्रीमेंट जो है एज अ कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई करती है। जब वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई करेगी तो हम फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। हमेशा बात याद रखिएगा कि कभी भी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट की होती है, वो एग्रीमेंट की नहीं होती। जब एक एग्रीमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई करेगी तो उसको हम जो है उसका एनफोर्समेंट करवाते हैं। तो पहली चीज जो कॉन्ट्रैक्ट ने सेव की, जो हमें समझाई, वो क्या है? वो ये है कि कोई भी एग्रीमेंट जो है उसकी हम इन्फोर्समेंट नहीं करके देंगे जब तक वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई नहीं करता। एज अ कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई कब करेगा? जब दो पार्टीज हो, दोनों मेजर हो, दोनों के बीच में फ्री कंसेंट हो, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉर्जन, जोर जबरदस्ती ना हो, ठीक है, और दोनों बीच में कंसिडरेशन हो, ठीक है। ये सारी चीजें जब आएंगी तो उसको हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करेंगे। जब कंसिडर करेंगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट तो हम उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। दूसरी चीज जो ये सेव कर रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आ रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई भी और आपका राइट बनता है अब तो वो आप उससे जो है डिप्राइव हो जाओगे, नहीं। अगर आपके पास कोई और भी ऑप्शन है, कोई और भी रेमेडी है तो आप वहां जाके वो भी अवेल कर सकते हो। अब जैसे आप एसआरए में आ गए, आपने बोला कि मुझे इस पर परफॉर्मेंस करवानी है, आप साथ साथ डैमेजेस में भी चले गए कि मैंने डैमेजेस भी लेने। अगर ये यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा, इस पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो मुझे डैमेजेस मिल जाएंगे। तो बेसिकली एसआरए ये कहता है कि हम जो है आपको किसी भी आपके राइट से डिप्राइव नहीं कर रहे। अगर आपका कोई और भी आपके पास रेमेडी अवेलेबल है तो आप वो भी अवेल कर सकते हो। इसके साथ साथ सेक्शन 4 जो है बेसिकली ये चीजें जो है सेव कर रहा था। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको इसमें चीजें समझ आई होंगी। लिमिटेशन इसके ऊपर, एसआरए के ऊपर बिल्कुल अप्लाई करती है लिमिटेशन। वो तो डिफरेंट डिफरेंट है ना। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर डिफरेंट लिमिटेशन अप्लाई करती है, इसके ऊपर डिफरेंट। वो आगे हम जब चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो बातें समझ समझ में आती जाएंगी। देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट की क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट कभी आप करते हैं तो उसका ब्रीच होता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कितने साल का टाइम पीरियड होता है, कितनी लिमिटेशन होती है? 3 साल की होती है। तो यहाँ पे भी बेसिकली 3 साल का टाइम पीरियड आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर वो डिपेंड करता है, अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो अगर आप उसके ओनर हो तो आपको अलग लिमिटेशन मिलेगी, उसमें मेरे ख्याल से 12 साल है। अगर आप ओनर नहीं है, सिर्फ पजेजर है, तो आपको अलग लिमिटेशन मिलती है। वो सारी चीजें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशंस दी हुई हैं इसमें, लेकिन बेसिक बेसिक मतलब ये है कि लिमिटेशन अप्लाई करता है, जरूर करता है। ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा एंड में करते हैं क्योंकि फिर वो यहाँ एक तो लेक्चर रह जाता है, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। इसको बोलते हैं एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। तो एक तो रिदम टूट जाता है लेक्चर का। देखे, अब सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 5 में हम आ गए। अब सेक्शन 5 जो है पूरा हमें एसआरए का डायग्नोज करके बताता है कि एसआरए में आपको मिलने वाला क्या है, क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है। वो इन 4-5 चीजें जो सेक्शन 5 में दी हुई है, इन चारों पांचों चीजों के ऊपर जो है एसआरए रिवॉल्व करता है। और इसके बाहर एसआरए नहीं जाता, ना ही इसके बाहर एसआरए कोई रिलीफ देता है। ठीक है। 5 चीजें हैं इसमें, 5 से 6 चीजें हैं। पहली चीज क्या है? सेक्शन 5 ये कहता है, उसका जब हम हेडिंग पढ़ेंगे तो वो क्या कहती है? वो कहती है कि स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन, मतलब कि आपको स्पेसिफिक रिलीफ जो आप मांग रहे हो वो किस तरीके से आपको मिलेगा और किन किन शेप्स में आपको मिलेगा। ठीक है। वो पर्टिकुलर 5 से 6 चीजें उन्होंने मेंशन की हुई है कि इन सूरत में, इन 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 शेप्स में आपको स्पेसिफिक रिलीफ आपको हम ग्रांट करेंगे, इनके अलावा कहीं और हम बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। पहला क्या है? पहला ये है कि बाय टेकिंग पोजीशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग इट टू द क्लेमेंट।
पहला रिलीफ हमको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट SRA कौन सा लेके दे रहा है, पोजेशन का। अगर हमसे हमारी पोजेशन छिन गई है, अगर हमें किसी ने डिस्पोजेस कर दिया है, तो हमें पोजेशन कौन लेके देगा, हमें SRA उसकी पोजेशन लेके देगा। कहाँ से पता चला, सेक्शन 5 क्लॉज 1 से हमें पता चला कि SRA जो है हमें पोजेशन लेके दे सकता है अगर हमें कोई डिस्पोजेस करेगा तो। ठीक है, उसके बाद आगे जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है रिलीफ, वो ये प्रोवाइड कर रहा है कि ये SRA जो है, SRA जो पार्टी है जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है वो कोई पर्टिकुलर काम करने का, उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप जो आपने जो प्रॉमिस किया था ये पर्टिकुलर काम करना, इसको परफॉर्म करें। दूसरा, ये मैंने आपको बताया कि ये दूसरा मोड है। बेसिकली ये 5 से 6 मोड्स हैं जिनके अंदर अंदर SRA सारा घूमता है, और यही सारे रिलीफ हमें 5-6 जो ये रिलीफ है मेंशन किए हुए, यही हमें SRA से मिलते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं मिलता। पहला, SRA हमें पोजीशन लेके दे सकता है। SRA जो पार्टी है जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, जो कि अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे जो है उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप अपना परफॉर्म करें कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरा, इसमें प्रिवेंटिव रिलीफ हमें देती है लेके, इंजंक्शंस वाला। ठीक है, कि किसी को कोर्ट को स्टे करती है या इंजंक्शंस का किसी को ऑर्डर करती है, तो अगर हमें किसी को इंजेक्टिव ऑर्डर किसी के अगेंस्ट में लेना है तो हम कहाँ जाएंगे, हम SRA में आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो चौथा इसमें है वो डिक्लेरेटरी राइट्स है। सेक्शन 42 डिक्लेरेशन का जो सूट हम फाइल करते हैं वो भी हम SRA में करते हैं। SRA का सेक्शन 42 होता है बेसिकली वो। ठीक है, आगे होता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अगर कोर्ट इसमें किसी को अगर एज ए रिसीवर अपॉइंट करता है, बेसिकली क्या होता है कि कभी कभार कोर्ट्स में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चलता है। ठीक है, अब सालों साल केस चलता है, प्रॉपर्टी वहां पे पड़ी हुई है, वो जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो लॉस में जा रही है, वो खराब हो रही है, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है। तो उस हवाले से कोर्ट जो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अपॉइंट करती है, सारी चीजें उसको देती है। बेसिकली इसको जब रिसीवर अपॉइंट करके कोर्ट पोजीशन प्रॉपर्टी के अपने पास रखती है, तो उसको कहते हैं कस्टोडिया लेगिस। ठीक है, मतलब कोर्ट की कस्टडी में। तो वो प्रॉपर्टी जब अपने पास रखेगी तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, एक रिसीवर को अपॉइंट करेगी जो सारी चीजें उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैनेज करता है। ठीक है, ये 5-6 जो हैं ये रिलीव्स हमें SRA देता है। एक तो पोजेशन का देगा, ऑर्डर करेगा पर्सन को कि भाई आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो आपकी ऑब्लिगेशन है वो सारी पूरी करें। हमें प्रिवेंटिव रिलीफ SRA से मिल सकता है, हम डिक्लेरेटरी राइट जो है वो SRA से क्लेम कर सकते हैं, हम रिसीवर अपॉइंट करवा सकते हैं। ये 5 पर्टिकुलर 6 जो है वो रिलीव्स है जो SRA देगा, इसके बाहर कहीं भी और नहीं जाएगा। अब अलग अलग सेक्शंस हैं। अब जैसे सेक्शन 8 to 11 जो है वो पर्टिकुलरली डील करता है पोजेशन से, प्रॉपर्टी की पोजेशन, चाहे वो पोजेशन मूवेबल प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो पोजेशन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो, वो उसमें सेक्शन जो डील करते हैं वो 8 to 11 करते हैं। आगे ऑनवर्ड्स फिर अलग अलग, अब जैसे ऑर्डरिंग वाला मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर पार्टी को ऑर्डर करते हैं कि आप ये चीज अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करें, तो उससे सेक्शन आगे डील करते हैं, 12 से 20 हो गए, और मेरे ख्याल से 40 तक जितने भी सेक्शन है ये सारे उस क्लॉज से डील करते हैं। डिक्लेरेशन का जो है सेक्शन सेक्शन 42 है। रिसीवर अपॉइंट करवाना है तो वो सेक्शन 44 में हम अपॉइंट करवाएंगे। अगर हम बात करें इंजंक्शंस की तो हम सेक्शन 54 से लेके 57 तक जितने भी हैं वो सारे SRA के सेक्शन जो है वो डील करते हैं इंजंक्शन से रिलेटेड, प्रिवेंटिव रिलीफ उसको बेसिकली बोलते हैं। ठीक है सर, अब इसमें हम अभी जो मेन हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 11 तक है, जो कि हमने पढ़ना है। ठीक है, अब बेसिकली सेक्शन ये चैप्टर 1 है। बेसिकली ये क्या कहता है, सेक्शन चैप्टर 1 ये कहता है कि रिकवरिंग ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किए गए हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से रिकवर करवा सकते हो। ठीक है, अब उसके 4 सेक्शंस, मेन 4 सेक्शंस है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, सेक्शन 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये 4 सेक्शंस हैं। 2 सेक्शन जो हम अभी कवर करने वाले हैं, ये 2 सेक्शंस पर्टिकुलरली डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आगे वाले 10 और 11 जो हैं वो डील करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखें सेक्शन 8 जो है, अगर हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो सेक्शन 8 की लैंग्वेज ये कहती है कि अगर किसी ओनर को, जो पर्सन इंटाइटल्ड है, उसको अगर कोई डिस्पोजेस कर रहा है किसी प्रॉपर्टी से,
तो वो अपनी पोजीशन कैसे क्लेम कर सकता है, ठीक है, वो वापस उस जगह में कैसे आ सकता है। तो सेक्शन 8 ये कहता है कि आप जो है सेक्शन 8 के अंदर एक सूट फाइल करेंगे, जिसका पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है हम अडॉप्ट करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड से। वहां पे जाएंगे आप, वहां पे जाके आप कोर्ट को अपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे कि सर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो ओनर हूँ वो मैं हूँ, ये टाइटल डॉक्यूमेंट है, आप ये प्रॉपर्टी जो है ये मुझे रिकवर करवा के दें। तो कोर्ट जो है वो आपको वो प्रॉपर्टी रिकवर करवा के देगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है लिमिटेशन के ऊपर कि ये सूट जो है हम कितने टाइम के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं। तो इसकी जब आप कमेंट्री पढ़ेंगे या इसकी जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जो एसआरए का जो रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, ये याद रखिएगा क्योंकि आगे ये चीज हमने कहा मानी है, आगे मैं आपको मजीद और डिटेल दूंगा इसकी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल अगर हम क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी के भाई मैं ऑनर हूं, तो हम सेक्शन 8 में जाएंगे। सेक्शन 8 में जाने के लिए हमारे पास जो लिमिटेशन है वो 12 साल की है। 12 साल के बीच में हम कभी भी जो है जाके, अगर आज मेरी प्रॉपर्टी जो है मुझे प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है, तो मैं विद इन 12 ईयर्स जो है मैं उसकी पोजीशन वापस रिस्टोर करवा सकता हूँ। सेक्शन 8 का जो है मैं सूट फाइल कर सकता हूँ। और ये जो सूट है, इस सूट की जो नेचर होगी वो रेगुलर सूट्स कहलाती है, जो नॉर्मल सूट्स जिस तरीके से आम सूट जो यहाँ पे ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स में चलते हैं, ठीक है। अब ये था सेक्शन 8 जो है बेसिक, उसका मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा सेक्शन जो आ जाता है वो आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 का अगर हम हेड नोट पढ़ेंगे तो वो कहता है कि सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस बाय द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वहां पे क्या था? सेक्शन 8 में हमने क्या पढ़ा कि सूट कौन करेगा? इंटाइटल्ड पर्सन सूट फाइल करेगा, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, जो जिसके पास कोई टाइटल डीड है, जिसके पास कोई 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 ऑनर है, जो वो जाके सूट फाइल करेगा। लेकिन सेक्शन 9 क्या कहता है कि जो बंदा डिस्पोजेस किया गया है वो यहाँ पे आके सूट फाइल कर सकता है रिकवरी ऑफ पोजीशन का। दैट मींस कि यहाँ सेक्शन 9 में हमारे पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स का होना लाजमी नहीं है। समझ रहे हैं? अगर फॉर सपोज मैं टेनेंट हूँ, ठीक है, या मैं कोई कोई मेरी किसी भी तरीके से पोजीशन है, चाहे वो इलीगल पोजीशन हो, चाहे वो मैं ट्रेसपासर क्यों ना हो, मैं एनक्रोचर क्यों ना हूं, मैं टेनेंट क्यों ना हूं, मुझे कोई भी बाय वे ऑफ इलीगल मींस मुझे नहीं निकाल सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि अब यही बात मैंने आपको रेंट लॉज में भी बताई थी कि टेनेंट को जो है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ड्यू जो लॉ का जो एक वे है उसके अलावा आप उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो सेम चीज यहाँ पे भी वही है कि अगर एक बंदा जो है, चाहे वो मालिक नहीं है, चाहे वो टेनेंट है, या किसी भी तरीके से घर पे कब्जा करके बैठा हुआ है, आप उसको निकाल नहीं सकते। इस तरीके से आप कोर्ट के थ्रू उसको निकालेंगे। अगर आप निकालेंगे तो हम सेक्शन 9 की रेमेडी अवेल कर सकते हैं। फॉर सपोज मैं टेनेंट हूँ, मैं इस घर का टेनेंट हूँ, ठीक है। अब एक मालिक मकान जो है, जी जी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी अभी पूरा नहीं हुआ है ये, अब फिर कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। देखें, सेक्शन 8 जो है उसमें हमने पढ़ा कि सेक्शन 8 में कौन क्लेम करेगा पोजीशन अपनी? सिर्फ वो क्लेम करेगा जो के जिसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स हो, जो टाइटल्ड हो, जो जो ऑनर हो। सेक्शन 9 जो है वो ये कहता है कि कोई भी रैंडम बंदा, कोई भी बंदा, चाहे वो मालिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके पास कोई डॉक्यूमेंट हो ना हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है कि अगर मैं इस रूम में पोजीशन में हूँ, ये रूम मेरी पोजीशन में है, और यहाँ पे आके मुझे कोई भी अगर आके मुझे डिस्पोजेस कर रहा है, चाहे वो मालिक मकान ही क्यों ना करे मुझे, समझ रहे मेरी बात, चाहे वो मालिक मकान ही मुझे क्यों ना डिस्पोजेस करे, यहाँ का ओनर ही क्यों ना डिस्पोजेस करे, मैं उसके खिलाफ सेक्शन 9 का सूट फाइल करूंगा, मैं अपनी पोजीशन जो है वापस लूंगा। ये कहता है कि अगर आपको बाय इलीगल मीन्स अगर आपको कोई भी निकालते तो आप यहाँ आए सेक्शन 9 में सूट फाइल करें, हम आपको वापस जगह दिलाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ सेक्शन 9 में कोई भी लाजमी नहीं है कि आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट हो। अगर मैं टेनेंट हूँ, मैं पोजीशन में हूँ, मैं सिर्फ ये चीज शो करवाऊंगा कि सर मैं इस जगह की पोजीशन में था, और ये जो
ऑनर है, इसका मूड कोई चेंज हुआ, आ गया, मेरा सामान उठाया, बाहर फेंक दिया, मुझे निकाल दिया, तो ये तो कोई तरीका नहीं होता है। तो मैं इवन अपने ओनर के अगेंस्ट में भी सूट फाइल कर सकता हूँ और पोजीशन वापस ले सकता हूँ। ठीक है, कोर्ट मुझे वापस पोजीशन दिलाएगी, कोर्ट मेरे ओनर को जो है वो डायरेक्शन इशू करेगी कि आप जो है बाय लीगल वे जो है आप सूट अपना फाइल करें, और उसको जो है आप अगर कोई टेनेंट है, अगर कोई वो इशू कर रहा है, तो आप रेंट लॉज में चले जाए, सेक्शन 15 में चले जाए, उसके खिलाफ एविक्शन का सूट फाइल करें। ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आप उसको सारा सामान बाहर उठा, बाहर फेंक दे और निकाल दे उसको। ठीक है, या किसी भी तरीके से उसको डिस्पोजेस कर दे। फॉर सपोज मैं अपने घर से यहाँ से बाहर चला गया, पीछे से मेरे मालिक मकान ने इसको लॉक कर दिया, तो ये भी एक इलीगल तरीका है किसी को डिस्पोजेस करने का। लाजमी नहीं कि सिर्फ सामान ही बाहर उठाया तो वो इलीगल डिस्पोजेशन हो गई। ठीक है, अगर किसी और तरीके से भी है तो वो भी है। अब सेक्शन 9 और 8 में डिफरेंस क्या है? देखें, सेक्शन 8 जो है वो बेसिकली रेगुलर सूट होता है, उसमें जो लिमिटेशन होती है वो 12 साल की होती है, 12 साल के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 8 में सिर्फ वो बंदा जाएगा जो रियल ओनर होगा, जो एक्चुअल ओनर होगा, जिसके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे। सेक्शन 9 जो है उसमें सूट फाइल करने की लिमिटेशन सिर्फ 6 महीने की है। ठीक है, सेक्शन 9 में जो है समरी प्रोसीजर होता है, ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, रेगुलर ट्रायल की तरह समरी प्रोसीडिंग्स होती है। आपने सिर्फ अपना एस्टेब्लिश करना होता है कि आप पोजीशन में थे, आपको डिस्पोजेस किया गया। आप किस तरीके से आप वो शो करेंगे? आप कोई भी, अगर आपने अपने नाम से बिल कोई जमा करवाया है, वहां से पोजीशन पता चल सकती है। रेंट अगर आप दे रहे हैं, उसकी रिसीविंग आप ले रहे हो, तो वहां से पता चल सकता है। तो आपने सिर्फ वहां पे सेक्शन 9 में स्टेब्लिश क्या करना है कि आप पोजीशन में थे, कोर्ट आपको पोजीशन वापस रिस्टोर करवा के देगी। कोई मसला इसमें नहीं है कि आप ओनर हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ओनर के खिलाफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल क्लेम कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी पोजीशन किस तरीके से आपने वो चीज पजेस की है, चाहे आप इंक्रोचर हो, चाहे आप टेनेंट हो, चाहे आप ट्रेसपासर हो। वंस अगर आप इस पोजीशन में आ गए एक जगह की, तो आपको कोई भी इस तरीके से डिस्पोजेज नहीं करेगा। बेसिक जो मेन थीम है सेक्शन 9 का वो ये है कि अगर एक बंदा, जैसे कोई ट्रेसपासर है, कोई इलीगल वे से आपकी पोजीशन में आ रहा है जगह में, तो मेन थीम इस सेक्शन का ये है कि अगर एक बंदा कानून अपने हाथ में ले रहा है, वो इलीगल काम कर रहा है, तो आप नहीं करें। ये नहीं कि अगर वो इलीगल काम करेगा तो उल्टा आप उसके ऊपर और इलीगल काम करोगे। उसने ट्रेसपास किया तो आप उससे लड़ाई मारपीट करके उसको बाहर निकाल के वो करेंगे। तो बेसिक चीज जो है, मेन कॉन्सेप्ट, मेन थीम इस सेक्शन का ये है कि ये आपको प्रिवेंट करता है कि आप कानून अपने हाथ में ना ले, जो प्रॉपर फोरम है, चैनल है, उसके थ्रू आप उसको डिस्पोजेस करवाएं। अगर कोई इंक्रोचर है आपके घर में आके बैठ गया, ठीक है, कब्जा करके बैठ गया, आप उसको इस तरीके से नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें लॉ ने क्या दिया हुआ है? एंटी इंक्रोचमेंट दिया हुआ है ना, इलीगल इंक्रोचमेंट एक्ट हमारे पास है ना। क्यों दिया हुआ है? इसीलिए दिया हुआ है कि हम प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको जाके निकालें। समझ रहे हैं? हमारे पास रेंट लॉ, रेंट प्रेमिसेस है। अगर कोई टेनेंट है, मैं उसको ऐसे तो नहीं है कि मैं उसको जाके निकाल दूंगा घर से जब मेरा मूड होगा। अगर मुझे निकालना है तो मैं उसको रेंट लॉज में जाके निकालूंगा। ठीक है, बेसिकली फॉर सपोज कि अगर मेरा घर खाली है, मैं अगर कहीं कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, मेरे घर में पीछे कोई आके बैठ गया, तो ये नहीं हम देखेंगे कि किस तरीके से वो आके बैठा है। हमने सिर्फ जो बंदा आके बैठा है वो कोर्ट में, अगर मैं उसको डिस्पोजेस कर रहा हूँ, तो कोर्ट में सिर्फ वो चीज ये शो करेगा कि भाई मैं इतने टाइम से इस जगह की पोजीशन में था और इसने आके मुझे डिस्पोजेस किया है। तो सिर्फ आपका इतना शो करवाना कि आप पोजीशन में थे, कोर्ट आपको आपकी पोजीशन रिस्टोर करवा के देगी। हालांकि मैं ऑनर हूँ, कोर्ट मेरे टाइटल डॉक्यूमेंट सेक्शन 9 में मैंने आपको कहा समरी प्रोसीजर है, इसमें कोर्ट जो है मेरे टाइटल डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट नहीं करेगी, उनको नहीं देखेगी। कोर्ट बोलेगी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ओनर हो, आप चले जाओ, उसमें सेक्शन 8 में चले जाओ। ठीक है, आप अगर वो इंक्रोचर है तो आप इंक्रोचमेंट एक्ट में चले जाओ, कंप्लेंट करें वहां पे, वो उसको नोटिस देंगे। नोटिस की कंप्लायंस नहीं करता है तो वो इंक्रोचमेंट एक्ट के थ्रू आपको वो निकाल के देंगे, उस बंदे को जो है निकालेंगे।
सेक्शन 9 में देखें, मैंने आपको समझाया कि अगर आप ओनर है या को ओनर है, या आप जो है आपके पास कोई भी टाइटल है, तो आप किस में जाएंगे? आप सेक्शन 8 में जाएंगे। जो भी बंदा थ्रू टाइटल डॉक्यूमेंट्स जा रहा है, तो वो जाके सेक्शन 8 में क्लेम करेगा। सेक्शन 9 उसमें नहीं आएगा। सेक्शन 9 में कौन आता है? जिसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे मैं टेनेंट हूं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, मैं तो सेक्शन 9 में नहीं जाऊंगा ना, सेक्शन 8 में। मैं तो सेक्शन 7 में 9 में जाऊंगा, बोलूंगा कि भाई मैं टेनेंट हूँ, मैं पोजीशन में था, मुझे जगह वापस करवा के दे। अगर उसको निकालना है तो वो सिंध रेंटेड प्रोमिसेस में चला जाए, सेक्शन 15 में जाके मुझे निकाले। ऐसे कैसे निकाल रहे हैं? ठीक है, मैं ट्रेस पासर हूँ, मैं इंक्रोचर हूँ, तो मैं बोलूंगा कि भाई इंक्रोचमेंट के थ्रू मुझे निकालो, वहां पे जाके कंप्लेंट फाइल करो। समझ रहे हैं? तो अगर कोई भी है, अगर आपके पास टाइटल है, तो आप सीधा सेक्शन 8 में जाएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। अब सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 जो है, आगे इसमें हमने ये तो चीज जो इंपॉर्टेंट चीज थी हमने इसकी कवर की, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 9 के अगर हम जब लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस विदाउट हिज कंसेंट ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ही और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम मे सूट द रिकवर पोजीशन। ठीक है। अब यहाँ पे पहला सब क्लॉज क्या कह रहा है? पहला सब क्लॉज मेन इसेंशियल इंग्रेडिएंट दो दे रहा है। कौन से कौन से? एक तो कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को, नो मैटर कि वो जो है कोई भी ट्रेस पासर है, इलीगल पर्सन है, एनक्रोचर है, कोई भी है, अगर कोई भी बंदा एक पोजीशन में है और उसको आप विथआउट कंसेंट, उसकी कंसेंट के बगैर और विथआउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको अगर घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो आप जो है इसमें जो है आप सेक्शन 9 में वो इंटाइटल्ड है कि उसकी पोजीशन रिस्टोर की जाए। ठीक है। अब आगे जब सेक्शन 9 में हम चलेंगे, तो सेक्शन 9 ये कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजीशन देयर ऑफ। इसमें सेक्शन 9 में ये है कि ये बोल रहा है कि अगर फॉर सपोज कि मैं सूट फाइल कर रहा हूं अपने ओनर के खिलाफ, अपने जिसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट है उसके खिलाफ, कि भाई इसने मुझे जो है इसने घर से मुझे विदाउट माय कंसेंट और विदाउट प्रोसेस ऑफ लॉ घर से बाहर निकाल दिया, मुझे पोजीशन रिस्टोर करें। अब जो अगला बंदा है, वो जो है वो वहां पे टाइटल डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, तो यहाँ पे सब क्लॉज 2 ये कहता है कि आपके ऊपर कोई बार नहीं है कि अगर मैंने आपको सेक्शन 9 में सू किया है, तो आप मेरे खिलाफ जो है सेक्शन 8 में जाके सू कर सकते हैं। और जो है आप सेक्शन 8 में अपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स को जाके वो स्टेब्लिश करना है, आपने वहां पे जाके साबित करना है कि आप जो है इसके रियल ऑनर है, इस तरीके से। बाकी ये मतलब ये कोई बार नहीं है उसके ऊपर कि अगर आप यहाँ आ गए तो सेक्शन 9 में अपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स को शो नहीं करवा सकते, वहां पे जाके आप अपनी ओनरशिप जो है वो शो करवा के और अपनी पोजीशन वापस नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद आगे सेक्शन 9 ये कहता है कि ये सेक्शन अगर किसी भी ऐसे बंदे को जो कि किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसको गवर्नमेंट जब निकालेगी तो वो बंदा सेक्शन 9 की रेमेडी अवेल नहीं कर सकता। कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ सेक्शन 9 जो है वो प्राइवेट और सिविल पर्सन के लोग जो पर्सन है उनके लिए हम अप्लाई होता है, उनके ऊपर अप्लाई होता है, गवर्नमेंट के ऊपर सेक्शन 9 अप्लाई नहीं होता है। अगर मैं किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में बैठा हूँ, गवर्नमेंट जब चाहे मुझे वहां से निकाल सकती है, मैं सेक्शन 9 में उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? और इस सेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया ये समरी प्रोसीजर है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखें आप, मैंने आपको क्या बताया पहले ही, इसमें हमने सेक्शन पीछे भी एक देखा था आपका, ये जो है हम एक ही टाइम में, जैसे आपका सवाल है कि क्या मैं जो हूँ सेक्शन 9 की रेमेडी अवेल कर सकता हूँ, या मैं उसके ट्रेस पास के लिए उसकी पनिशमेंट के ऊपर भी चला मतलब क्रिमिनल उसके ऊपर भी एक्शन ले सकता हूँ। तो दोनों चीजें देखे, लॉ ये कहता है एक तो हमारे पास होता है सिविल, सिविल में होता है क्या, रेस जुडिकेटा, कि अगर आपने एक सूट फाइल किया तो आप सेम नेचर के ऊपर दूसरा नहीं कर सकते। क्रिमिनल लॉ में ये होता है कि आप जो है अगर एक को, अगर एक इंसान को एक ऑफेंस की पनिशमेंट मिल गई है तो डबल जिपर्टी उसके ऊपर नहीं जाएगी।
सीआरपीसी का जो सेक्शन 403 है वो उससे डील करता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चीज है। यहाँ पे एक बंदा जो है वो एक ऐसा काम कर रहा है जो हाइब्रिड है, जो कि सिविल में भी जा सकता है, जो कि क्रिमिनल में भी जा सकता है। तो हम देन दोनों रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर फॉर सपोज मेरी गाड़ी एक जगह खड़ी हुई है, ठीक है, अगर कोई अगर उसको आके बाइक से जो है उसका साइड मिरर तोड़ रहा है, ठीक है, तो दो हो गए ना। एक तो उसने मेरी प्रॉपर्टी का जो है मिसचीफ किया, मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान किया, मैं क्रिमिनल में भी जा सकता हूँ। एक तो मेरा फाइनेंशियल जो मेरा जो लॉस हुआ वो भी मैं जो है क्लेम कर सकता हूँ। तो दोनों में जा सकता हूँ। मैं क्रिमिनल में भी जा सकता हूँ, मैं सिविल में भी जा सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो चेक बाउंस का केस होता है, चेक बाउंस में हम क्या करते हैं, एक तो एफआईआर होती है कि भाई चेक बाउंस हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, हम एक सिविल का सूट फाइल करते हैं सीपीसी के अंदर, समरी सूट फाइल करते हैं ऑर्डर 37 में। तो एक ही पर्सन के ऊपर हम, एक ही मसले के ऊपर हम सिविल में भी चले गए, हम क्रिमिनल में भी चले गए। समझ गए? तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर आप एक प्रॉपर्टी के ओनर हैं, आपका जो घर है, ठीक है, अब अगर आपका घर है, ठीक है, अगर आपकी एब्सेंस में उसको कोई कर रहा है, जो है उसको उसके ऊपर कोई कब्जा कर रहा है, तो आप सेक्शन 9 में भी अवेल कर सकते हैं। और सेक्शन 9 को अवेल करेंगे, सेक्शन 9 के थ्रू आप जो है उससे अपनी पोजीशन क्लेम करवा सकते हैं। आप क्रिमिनल लाइबिलिटी भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आगे सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 आगे ये कहता है कि ये समरी प्रोसीजर है। इसमें जो है वंस अगर आपको एक दफा आपका केस डिसाइड हो गया, तो आप उसके ऊपर जो है अपील भी नहीं कर सकते, आप जो है कोई रिव्यू भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिक, क्योंकि समरी प्रोसीजर में ये होता है कि आप इतना इसको स्ट्रेच नहीं करते, इसका इतना प्रोसीजर लंबा चौड़ा नहीं होता है। अगर मैंने फॉर सपोज सेक्शन 9 में किसी के खिलाफ सूट फाइल किया है कि इसने मुझे विदाउट माय कंसेंट, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डिस्पोजेस किया है, तो मुझे ये पोजीशन में वापस दिलाया जाए। कोर्ट ने मुझे पोजीशन वापस दिला दी, तो अब जो अग्रीव्ड पर्सन है वो कोई अपील भी फाइल नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही कोई जो है वो रिव्यू वगैरह फाइल कर सकता है। वो जो ऑर्डर होता है, वो जो डिक्री पास होती है जो पोजीशन की रिस्टोर की, तो वो फाइनल होती है। देखें, असल बात अब, असल जो होता है, मजे जो होते हैं वो बाज दफा वकीलों के होते हैं कि क्योंकि अगर एक दफा एक बंदा वकील है, इसीलिए तो ज्यादातर कराची में जो है वकीलों को रेंट पे या इस तरीके से प्रॉपर्टी बहुत कम देते हैं लोग। क्योंकि वकील क्या करते हैं कि अगर वकील को जो है, बिल्कुल बिल्कुल अपील सेक्शन 8 में होगी, वो तो पूरा रेगुलर ट्रायल है ना, वो तो जैसे नॉर्मल सूट चलता है वैसे उसमें होगा। अपील बार सिर्फ ये सेक्शन 9 में है। जहां पे मैं अगर आपको नहीं बता रहा तो वहां पे बिल्कुल होगा। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सेक्शन में बार है, तो पर्टिकुलरली उस सेक्शन में ही बार होगी। सेक्शन 9 में बार नहीं है, उसमें होगा प्रॉपरली। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि वकील जो है, अगर वकील को एक दफा पता चल गया कि ये जो बंदा है, ये जो लैंड लॉर्ड है जिससे मैंने प्रॉपर्टी ली है एज अ टेनेंट, जिसकी जगह में मैं बैठा हुआ हूँ, ये ऑनर नहीं है, इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो असल ओनर था वो तो कहीं मर गया या उसको कुछ हो गया, उसके बाद ये तो इसके पास पड़ी हुई है, ये ऑनर नहीं है। तो ये तो फिर जो है वकील के लिए इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या होगी? वो तो वकील तो है उस पर कब्जा करके बैठ जाएगा, क्योंकि वकील ने तो सेक्शन 9 पढ़ा हुआ है कि सेक्शन 9 ये कहता है कि आप किसी भी ऐसे टेनेंट को या किसी भी पजेसर को आप इस तरीके से डिस्पोजेस नहीं करवाओगे। अगर आप करवाओगे तो आप जो है सेक्शन 9 में वकील चला जाएगा, उससे पोजीशन वापस ले लेगा। अब जिसने वकील को पोजीशन दी है वो उससे वापस कैसे लेगा? वो तो लेगा सिर्फ सेक्शन 9 में, और सॉरी सेक्शन 8 में। अब सेक्शन 8 में तब लेगा ना जब उसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट होगा, उसके पास तो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बस वकील बैठ गया उसमें जगह में। तो ज्यादातर लोग जो है कराची में इसी वजह से वकीलों को प्रॉपर्टी देने से डरते हैं, रेंट पे या किसी भी तरीके से। अब आगे इसमें ये सेक्शन, हमने सेक्शन 8 और 9 दोनों पर्टिकुलरली डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गई बात। रेगुलर सूट होता है सेक्शन 8 का, नॉर्मल जैसे रेगुलर आम सूट चलते हैं। सेक्शन 9 का समरी प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं हम जो है लिमिटेशन उसके ऊपर, सेक्शन 8 में 12 साल है, उसकी लिमिटेशन जो है वो 6 महीने है।
आपने सेक्शन 8 में अपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स को शो करवाना है। सेक्शन 6-9 में आपने सिर्फ पोजीशन शो करवानी है और ये दिखाना है कि आपको विदाउट आपकी कंसेंट डिस्पोजेस किया गया और आपको जो है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डिस्पोजेस किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेक्शन 10 और 11 के ऊपर चलते हैं। सेक्शन 10 और 11 जो है बेसिकली ये दो सेक्शंस हैं जो कि पर्टिकुलरली डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल तो हमारा कवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेम सेक्शन जो 10 है, सेक्शन 10 और सेक्शन 8 दोनों की लैंग्वेज सेम है। वही है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप उसके मालिक हैं, तो आप थ्रू अपना टाइटल जो है, टाइटल डॉक्यूमेंट, उसको आप वापस पोजीशन में लेंगे। फर्क क्या है, वहां पे फर्क था कि वो जो है वहां पे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। वहां पे लिमिटेशन क्या थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम कितने साल तक, कितने साल के अंदर अंदर सूट फाइल कर सकते हैं, 12 साल। यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो एज पर आर्टिकल 149 लिमिटेशन एक्ट, 3 साल के अंदर अंदर हम अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को वापस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें समझने वाली बात जो है वो सिर्फ दो बातें हैं, 2 से 3 बातें हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। देखें, समझने वाली बात इसमें क्या है, समझने वाली बात इसमें ये है कि सूट सेक्शन 10 में तब मैं फाइल करूंगा जब उससे पहले मैं उसकी दो प्री रिक्विजिट्स पूरी करूंगा। एक एक क्या है, एक अगर मेरा ये जो है, ये फॉर सपोज मेरा पेन है, ये मेरा पेन अगर कोई अपने पास कब्जा करके बैठ जाता है, रखता है, डिटेन करता है, वो मुझे नहीं देता। एक एक तो इंग्रेडिएंट पूरा हो गया कि उसने ये इसको डिटेन कर दिया। दूसरा, डिटेन करने के बाद एक दफा मैं उससे डिमांड करूंगा और वो मुझे रिफ्यूज करेगा। मैंने डिमांड की, उसने रिफ्यूज किया, उसके बाद मैं एंटाइटल्ड हूं के सेक्शन 10 में जाऊं, कोर्ट के थ्रू अब मैं जो है उससे प्रॉपर्टी क्लेम करूं अपनी, 3 साल के अंदर अंदर। अच्छा, अब दोनों सेक्शन सेम है, सेक्शन 8 और 10 से सेम है। वहां पे इमूवेबल था, यहाँ पे मूवेबल है। यहाँ पे दो और मजीद जो है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स के हवाले से इसमें से क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं। ठीक है, मोस्टली जुडिशरी के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी वन पेपर एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे इससे एग्जाम एमसीक्यूज भी आते हैं, रिटर्न में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अब देखें, वहां पे क्या था, सेक्शन 8 में सिर्फ हमें ये बताया गया कि अगर कोई मालिक है, ऑनर है, तो वो फाइल कर सकता है, वो ले सकता है। ठीक है, सेक्शन 10 में बोल रहे हैं कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सॉरी, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें जो मालिक है वो क्लेम करेगा। उसके साथ साथ दो और बंदे इसने बता दिए कि ये दो बंदे भी आपका जो है, आपके बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो दो बंदे कौन से हैं? ठीक है, वो दो बंदे, पहला है, एक तो है ट्रस्टी है, ठीक है, और दूसरा बंदा है, चाहे ओनर मैं हूं, लेकिन अगर ट्रस्टी जो है वो भी क्लेम कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन। दूसरा, अगर किसी के पास टेम्पररी पोजीशन है तो वो भी क्लेम करेगा। अब दोनों को मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखें, एक तो हमने समझा कि ऑनर, दूसरा लॉ कह रहा है कि ट्रस्टी। ट्रस्टी का किस तरीके से, अब फॉर सपोज मेरी ये पेन है, ठीक है, मैं आपको एज ए ट्रस्ट जो है मैं आपको दे रहा हूँ कि इसको आप अपने पास रखें। ठीक है, तो अगर आपसे ये प्रॉपर्टी, हालांकि मालिक मैं हूं, आप ट्रस्टी हैं, आपसे अगर ये मेरी प्रॉपर्टी कोई छीन रहा है, डिटेन कर रहा है, तो आप भी, लॉ की एक्सप्लेनेशन सेक्शन 10(1) की ये कहती है कि आप एज ए ट्रस्टी भी उस प्रॉपर्टी को सेक्शन 10 के अंदर क्लेम कर सकते हो। दूसरा, स्पेशल अगर किसी के पास पोजीशन है, टेम्पररी पोजीशन है इस पेन का, तो वो भी क्लेम कर सकता है। अब टेम्पररी पोजीशन किस तरीके से होगा, देखें, अगर मैं फॉर सपोज एक चीज का ओनर हूँ, मालिक मकान हूँ, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि डील करता है, अगर मैं इस पेन को टीसीएस के थ्रू या किसी कार्गो के थ्रू मैं कहीं भिजवाता हूँ, ठीक है, तो रास्ते में अब मैंने ये किसको दी, मैंने टीसीएस वालों को दी। अब टेम्पररी फॉर द टाइम बिंग ये पोजीशन किसके पास है, पेन की, टीसीएस वालों के पास है। अब टीसीएस वालों से अगर कोई ये पेन छीन लेता है या वो कुछ कर लेता है, डिटेन कर लेता है,
तो टीसीएस वाले भी इंटाइटल्ड हैं कि वो सूट फाइल करें, हालांकि वो मालिक नहीं है, ऑनर नहीं है, उनके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी वो इस पेन को क्लेम कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? वहां पे सिर्फ ओनर था, यहाँ पे तीन लोग, ओनर, ट्रस्टी और जिसके पास टेम्पररी पोजीशन है, ये तीन चीजें। ये था सेक्शन 9। सेक्शन सॉरी सेक्शन 10 था। सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर कोई बंदा जो कि ऑनर नहीं है, ठीक है, जो कि ऑनर नहीं है और उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, फॉर सपोज अगर कोई बंदा है जिसके पास मेरी प्रॉपर्टी, एक जनरल सेक्शन है कि अगर ये पेन मेरी है और मेरी पेन अगर आपके पास पड़ी हुई है, तो आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि अगर जब मैं आपसे क्लेम करूं या कोर्ट के थ्रू आपसे क्लेम किया जाए, तो आप उसकी इमीडिएट पोजीशन वापस करेंगे। बस यही सेक्शन 10 का जो है ना, सेक्शन 11 का मेन पर्पस था। अब आगे चलते हैं। देखिए ये एक चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, जो कि डील करते, बल्कि एक जो हमारा मेन टॉपिक और एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो कि मेन उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे 8 to 11, मैंने आपको चारों समझा दिए। उसमें क्या था, प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल किस तरीके से आप रिकवर करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी किस तरीके से रिकवर करेंगे, ओनर कौन से सेक्शन में सूट फाइल करेगा, खाली जो पोजेसर है चाहे वो इलीगल पोजेशन हो उसके पास, वो ट्रेसपासर हो, वो इनक्रेचर हो, वो कौन से सेक्शन में सूट फाइल करेंगे, ठीक है। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो हम कैसे क्लेम करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन क्लेम कर सकता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। आगे अब हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 2। आप थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखते जाइएगा। मैंने सेक्शन 5 में आपको बताया था कि 5 से 6 जो है मोड्स हैं जिनके थ्रू एसआरए हमें रिलीफ देता है। पहला मोड मैंने आपको क्लियर करवा दिया, पोजेशन का, ठीक है। अब दूसरे मोड की तरफ हम आ रहे हैं। दूसरा मोड क्या मैंने बताया था आपको, कि अगर कोई बंदा, कोर्ट जो है किसी भी पार्टी को ऑर्डर कर सकती है कि आप ये काम करो या आप ये काम ना करो, ठीक है। अब ये सारे ऑर्डर और वो सारे जो जितनी भी चीजें हैं जो परफॉर्मेंसेस होनी है इस मोड में, वो सारी चलती हैं सेक्शन 12 से लेके ऑनवर्ड्स, तकरीबन 40-45 तक जो है ये सारे सेक्शंस उससे डील करते हैं, ठीक है। अब उसमें सेक्शन 12 से लेके पहले उस अब हम उसमें डिवीजन करते हैं। सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 20 तक हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में कोर्ट पर्टिकुलर पार्टी को ऑर्डर कर सकती है कि आप ये जो है अपना जो पार्ट परफॉर्मेंस आपका रहता है वो करें, ऑब्लिगेशन अपनी पूरी करें, या आप ये काम ना करें, ठीक है। बेसिकली सिंपल अगर मैं इसको करूं कि सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 20 तक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो समझाऊंगा, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाऊंगा जो कि हम जिनकी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू उसकी इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। उसके आगे आगे फिर हम पढ़ेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनकी नहीं हो सकती। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे कि हम कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको एनफोर्स करवा सकते हैं। पहले हमने पढ़ा पोजीशन, इसको अगर ये मिक्स हो गया ये आपको समझने में बहुत मुश्किल होगा, मैं इसीलिए टाइम ले रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ। पहले हमने पढ़ा पोजीशन, वो हमने अलग कर दिया, सेक्शन 4 से लेके 11 तक उधर जाएंगे हम पोजीशन के लिए। फिर हम 12 से 20 तक हम आगे चल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हम एनफोर्स करवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। फिर आगे हम जाएंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे, तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी जो अभी टॉपिक हमारा है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हम एनफोर्स करवा सकते हैं। तो उसमें पहला जो सेक्शन आता है, जो उसका अगर हम हेडिंग पढ़ें, वो कहता है कि केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्सेबल। अब कौन से ऐसी केसेस हैं, कौन सी ऐसी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कौन सी ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें हम अ, जिनमें हम जो है अपना सूट जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। देखें, बेसिक जो है इसमें सेक्शन 12 में 3 से 4 चीजें बताई गई हैं, ठीक है। उनका उनके ऊपर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम करवा सकते हैं। बेसिक क्या है, पहली बात तो ये है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि सर मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। अदर साइड के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि सर आप जो है मुझे पोजीशन देंगे, इस प्रॉपर्टी की जगह देंगे। अगर इन दोनों पार्टीज के
दोनों पार्टीज में से कोई भी एक बंदा अगर अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ हम एसआरए में जो है सूट फाइल कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम उसको कोर्ट के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं। कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी, जैसे मैंने आपको मोड नंबर 2 बताया था कि उस मोड नंबर 2 में उसको कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आपका जो पार्ट परफॉर्मेंस रहती है वो आप अपनी फुलफिल करें। वो जो अदर साइड है वो आपको 50 लाख देने के लिए रेडी है, अब आप उसको पोजीशन दे। समझ रहे मेरी बात? पहली बात। दूसरा नंबर इसमें क्या है, केस क्या है? दूसरा नंबर केस इसमें ये है कि अगर सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर आप जो है फॉर सपोज कि आपका जो डैमेजेस हैं, जो लॉस है, जो जो अगर फॉर सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा तो उससे जो लॉस होगा वो असरटेन नहीं किया जा सकता। उसका कोई डैमेज, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि कितना आपको लॉस होता है। देखिए अगर आपको कोई मेंटल टॉर्चर कर रहा है, अगर आपको कोई मेंटल लॉस हो रहा है तो आप कभी क्या उसका कर सकते हैं डैमेजेस क्लेम कि मुझे इतना मेंटल टॉर्चर हुआ है? वो नहीं हो सकता ना। देखिए कभी कभार हम बोलते हैं कि भाई जो पसंदीदा चीज होती है, जो जो शौक की चीज होती है, उसका उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर कोई चीज आपको पसंद है तो उसके लिए पैसे क्या देखना और वो सारी चीजें क्या करना, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही चीज है कि अगर आपकी कोई ऐसी देखे कोई ऐसा आपको लॉस हो रहा है जिसका आप इमोशनली आपको लॉस हो रहा है जिसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें कोर्ट जो है कोई और रेमेडी नहीं करेगी, उसमें लाजमन कोर्ट जो है वो पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा है उसको इन्फोर्स करवाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर सपोज देखें मेरा एक फेवरेट जो है, फॉर सपोज कोई पेंटर है, ठीक है, अब उसकी डेथ हो गई है। समझ रहे मेरी बात? अब उसकी आखिरी जो बनी हुई पेंटिंग है ना, वो किसी एक पर्सन के पास है। शिद्दत से मैं चाह रहा हूं कि मैं उस पेंटिंग को खरीदूं। इत्तेफाक से ये हुआ कि मैंने जिसके पर्सन के पास वो उसकी आखिरी बनी हुई पेंटिंग जो है, दोबारा वैसी पेंटिंग बन तो नहीं सकती क्योंकि वो बंदा बनाने वाला तो मर गया। अब तो ये बहुत स्पेशल पेंटिंग हो गई। तो जिसके पास ये पेंटिंग है मैं उससे खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि सर ये पेंटिंग मुझे दे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने उसको इनिशियल पेमेंट कर दी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, 2 दिन बाद वो बोलता है कि मैं आपको पेंटिंग नहीं दे रहा। हमारा मैं आपको पेंटिंग नहीं दे रहा, हम मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो है इसको फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मैं आपको डैमेजेस जितने भी होंगे आपके मैं दे दूंगा। लेकिन सवाल ये है, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मेरा डैमेज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मैं तो शिद्दत से चाह रहा था कि ये तो मुझे मिले। अब यहाँ पे चाहे एक मेरी पसंद की चीज है जो कि मैं शिद्दत से चाह रहा हूँ कि ये चीज मुझे मिले, जो कि मेरे एक आइडियल जिसको मैं मानता हूँ, जो जो मेरा फेवरेट है, उसकी आखिरी पेंटिंग है, तो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं हो सकती ना। आप मुझे क्या डैमेजेस देंगे? समझ रहे हैं मेरी बात? इसकी तो हम कोई कीमत नहीं लगा सकते। अगर कोई बंदा है, उसके अगर पेरेंट्स हैं, उनकी डेथ हो गई है, अगर कोई उसकी कोई आखिरी निशानी उसके पास है, तो क्या कोई उसकी कीमत लगा सकता है कि इसकी कितनी कीमत होगी? नहीं, वो तो अनमोल चीज है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये चीज भी उसके लिए अनमोल है। इसका कोई वो असरटेन नहीं कर सकता, इसका स्टैंडर्ड नहीं निकाल सकता कि हाँ भाई इतना जो डैमेज है वो होगा और इतने पैसे में लूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट कहती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के देंगे। मैं कहूंगा सर मुझे कोई डैमेजेस वगैरह नहीं चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, इसने कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको फुलफिल करवा के दे मुझे, ठीक है। अब तीसरी इसमें क्या चीज आ जाती है, तीसरी ये जाती है कि जब पैसे जो है पिक्यूनरी डैमेजेस जो है, जो कंपनसेशन है, वो एडिक्वेट रिलीफ ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? जब वो मुनासिब ना हो। एक हमने ऊपर पढ़ा कि हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, नीचे हमारा क्या है कि कैलकुलेट तो हो रहा है लेकिन वो मुनासिब नहीं है, कॉम्पनसेशन इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब इसका जल्दी से मैं आपको एग्जांपल दूं कि देखें, फॉर सपोज में एक बंदा है, आपको ये चीजें समझ आ रही ना, मिक्स तो नहीं हो रहा? अगर कहीं पे भी आपको मिक्स हो या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कर दे मुझे या बता दे लाजमी, ठीक है? ठीक है, देखें हमने इसमें सेक्शन 12 में क्या पढ़ा
कि एक तो है कि कोर्ट हमें एनफोर्स करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा के देगा, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड इसमें पॉइंट पढ़ी कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है किसी ऐसी चीज के बारे में जिसकी आप कीमत लगा ही नहीं सकते कि इसमें कितना मुझे डैमेज होगा, कितना मैं कॉम्पनसेट लूंगा, अनमोल चीज है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप उस केस में कोर्ट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के देगी, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात कोर्ट ये कहती है कि अगर जो है जो पिक्यूनरी डैमेजेस आपके हैं वो एडिक्वेट नहीं है, एडिक्वेट रिलीफ मतलब वो मुनासिब नहीं है। ऊपर क्या था कि आप कीमत लगा ही नहीं सकते, नीचे क्या है, कीमत लग रही है, कैलकुलेट हो रही है, लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मुनासिब नहीं है। डिफरेंस समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, अब किस तरीके से एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, देखें। फॉर सपोज कि एक जो है, एक मैं प्लॉट खरीदता हूँ, ठीक है, मैं एक हाईवे के पास जो है एक प्लॉट खरीदता हूँ, मैंने 10 एकड़ प्लॉट खरीदा, जिसका मैंने उसको, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई 1 करोड़ के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपए में उसने मुझे 10 एकड़ जमीन मुझे दी। समझ रहे मेरी बात? अब क्या होता है, मैंने उसको इनिशियल पेमेंट दे दी, 5 लाख 10 लाख, चले मैंने 10 लाख उसको इनिशियल पेमेंट दे दी, बाकी पेमेंट हमने बोला कि भाई विद इन 3 मंथ जो है हम पेमेंट कर देंगे और आप हमें प्लॉट की पोजीशन दे देंगे, ठीक है सर। अब क्या होता है, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि जहां पे मैंने जो जमीन खरीदी है ना जिस बंदे से, उस 10 एकड़ के बराबर में जो है, अब वहां पे गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बना रही है। अचानक से ये हो जाता है कि वहां पे गवर्नमेंट जो है बोलती है कि हम इस जमीन पे जो मेरे बराबर, जो मैं खरीदने वाला हूँ उसके बराबर में, गवर्नमेंट क्या कर रही है, 2 से 3 यूनिवर्सिटियां बना रही है, यूनिवर्सिटीज बना रही है, कोई लॉ की बना रही है, कोई मेडिकल की बना रही है। तो अब तो अगर वहां पे यूनिवर्सिटी बन जाती है तो प्लॉट जो है उसकी वैल्यू तो हाई हो जाएगी। जो मैंने आज प्लॉट जो 10 एकड़ मैंने 1 करोड़ के खरीदे, उनकी वैल्यू तो हाई हो गई, वो तो तकरीबन 100 करोड़ के ऊपर ऊपर चली गई। तो जिस बंदे से मैंने खरीदा, उस बंदे को पता चला यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी चल रही बन रही है, बनने वाली है, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बहुत हाई होने वाली है। वो मेरे पास आता है, वो बोलता है भाई ये लो आप अपने 10 लाख रुपए ये रखो अपने पास, और ये आपके 20 लाख रुपए चलो ये आप एज ए डैमेजेस रख लो, और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। तो आप में से कोई मुझे बताए कि क्या ये एडिक्वेट रिलीफ है हुआ, क्या ये एडिक्वेट या पेक्यूनरी डैमेजेस एडिक्वेट हुए, मुनासिब हुए? जहां पे वो बंदा 100 करोड़ रुपए का, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा तो मुझे 100 करोड़ रुपए का फायदा होगा। जो प्रॉपर्टी मैंने 1 करोड़ रुपए की खरीदी है वो अब 100 करोड़ की होने वाली है। तो वो ज्यादा बेहतर चीज है, या ये ज्यादा बेहतर चीज है कि जो है वो मुझे 10 लाख रुपए वापस कर रहा है और मुझे 20 लाख रुपए एज ए कॉम्पनसेट कर रहा है, डैमेजेस दे रहा है। तो क्या ये एडिक्वेट होंगे? एग्जैक्टली exactly नहीं होंगे। तो जब आपका पिक्यूनरी कंपनसेशन, आपकी एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगी, तो तब आप जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाएंगे। आप बोलेंगे भाई नहीं इस तरीके से कैसे, और मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें। अगर वो नहीं कर रहा तो आप कोर्ट के थ्रू जाएंगे, कोर्ट उससे एनफोर्स करवा के आपकी सारी ऑब्लिगेशन पूरी करवाएगी उसकी। आप कोर्ट में जाके बोलेंगे सर मैं तो रेडी हूँ, मैंने 10 लाख दिए, बाकी पैसे देने के लिए मैं रेडी हूँ। आप इसको बोलेंगे पार्ट परफॉर्मेंस करें, आप मुझे पोजीशन लेके दे, तो कोर्ट जो है वो आपको प्रॉपर्टी की पोजीशन लेके देगा। ये था सेक्शन 12, ठीक है। अब सेक्शन 13 के ऊपर आ जाते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, हम बाकी 2-3 सेक्शन कर लेते हैं, जरा सा मुझे बर्दाश्त कीजिएगा। 2-3 सेक्शन हम कर लें, उसके बाद जो है बाकी हम कल करेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में टाइम ज्यादा ही लग जाता है, क्योंकि आपको एक पूरा पहले एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बेसिकली ये सारे होता क्या है, किस तरीके से। सेक्शंस पढ़ाना तो इजी है, लेकिन पहले उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा तो आगे आपको चीजें आसानी से समझ आएंगी, ठीक है। 2-3 सेक्शन और हम करते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं आज, क्योंकि आप भी थक गए होंगे। अब देखिए सेक्शन इसमें आगे आ जाता है कि सेक्शन 13, पहले हमने सेक्शन 12 पढ़ा। सेक्शन 12 जो है उसने बताया कि ये सिचुएशन 2-3 है, इसमें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू, वो मैंने आपको बताई। सेक्शन 13 ये कहता है कि फॉर सपोज आप किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने एक घर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने बोला कि यार मैं आपको ये 10 लाख रुपए दूंगा
और आप ये मुझे प्रॉपर्टी देंगे। मैं बेसिकली मैं खरीद रहा हूँ एक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने उसको पैसे दिए, 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। और बाकी जो है उसको अभी मैंने 20 लाख रुपए देने हैं, फिर वो मुझे प्रॉपर्टी वापस करेगा। समझ गए मेरी बात? तो अब क्या होता है, अब मैंने 10 लाख जब उसको दिए, तो 10 लाख देने के बाद 10-15 दिन बाद इत्तेफाक ये होता है कि प्रॉपर्टी जो है, कोई अर्थ कोई का होता है या कोई भी एक्ट ऑफ गॉड होता है जिसकी वजह से वो घर गिर जाता है। अब घर गिर जाता है तो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ हुआ है। अब मुझे बताएं कि क्या इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको एनफोर्स किया करवाया जा सकता है? और करवाया जा सकेगा तो कौन करवाएगा? देखें, मैं एक घर खरीदने वाला था जिसका मैंने 10 लाख रुपए भी उसको दे दिया, ठीक है। 20 लाख बाकी देने, फिर वो मुझे घर वापस करे, मतलब पोजीशन मुझे देगा। यहाँ पे क्या होता है कि 10 लाख देने के बाद 15-20 दिन बाद क्या होता है, वो जो घर है वो अर्थक्वेक की वजह से या कोई भी एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वो घर गिर जाता है। वैसे कहने का मकसद ये कि जो उसका मालिक है, अभी करंट मालिक है, उसकी कोई भी उसमें निग्लिजेंस नहीं है, कोई भी उसकी गलती नहीं है, घर गिर जाता है। तो अब क्या उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगी? तो यहाँ पे लॉ ये कहता है, अब फॉर सपोज जो मालिक है, जो मालिक जो घर मुझे देने वाला था, वो तो मुझे बोलेगा ना भाई बाकी मुझे 20 लाख रुपए दो और ये लो वापस जो भी जितना बचा है जैसा भी, अब मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा भाई मैं तो नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपसे घर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये तो पूरा घर गिर गया, अब इसमें मेरी क्या गलती है? समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे जो बंदा है, जो मालिक है जिसका घर गिरा है, वो जाके मेरे खिलाफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सूट फाइल कर सकता है कि सर हमारा इस तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब ये जगह गिर गई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से या किसी और वजह से जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मेरा क्या नुकसान या मेरी क्या गलती, मेरा क्यों लॉस हो रहा है? अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये इन्फोर्स नहीं हो कर रहा, अब तो खाली जमीन बची है, तो ये ले ले और मुझे पैसे दे दे। मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो नहीं गिराया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। कोर्ट उसको बोलेगी भाई जितना बचा है उससे उतना ले लो और बकाया पैसे उसको दे दो, कॉन्ट्रैक्ट अपना फुलफिल करो। जरा मुझे बताएंगे, आपको बात समझ आ गई यहाँ तक, सेक्शन 13 तक? अगर कोई सुन रहा है तो जाहिर सी बात है, टाइम तो बहुत हो गया, आप लोग भी थक गए होंगे। देखें इकरा मैडम, इसमें पैसे आप घर के ही देंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम उसकी इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? कॉन्ट्रैक्ट घर का है, जमीन का नहीं है। तो जो बंदे का घर गिरा है वो बंदा उसका लीगल ओनर है, लेकिन जो लॉस होगा वो लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? वो जो लीगल ओनर, जो दूसरा ओनर होने वाला था, उसको इक्विटी ओनर बोलते हैं, जो होने वाला था वो बर्दाश्त करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे जिस बंदे का घर गिर गया है वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट को बोलेगा सर इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, इस तरीके से अब घर गिर गया, मेरी क्या गलती है? अब आप इसको बोलें, जो परचेसर है इसको बोलें कि मुझसे ये घर खरीदे, जो भी जितना बचा है जो जमीन है, और बकाया पैसे मुझे पे करें। तो कॉन्ट्रैक्ट तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये कहता है कि हम ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको एनफोर्स करवा के देंगे। समझिए मेरी बात? देखें अगर आप थक गए हैं या, तो इसको हम यहीं वाइंड अप करें, बाकी सेक्शंस आगे कल करें। अगर आप समझते हैं कि थोड़ी बहुत और कैपेसिटी है 10-15 मिनट की, तो और आगे 3 जो सेक्शंस हैं वो हम इसमें कवर करें, और बाकी जो है वो हम कल करें। तो आगे चलें, अभी हम 10-15 मिनट और कर सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं। बाकी जितने 3-4 सेक्शन है वो हम कर रहे हैं, ताकि मैं चाह रहा था कि एक जो है हमारा एक पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बाकी हम कल करेंगे। 3
आगे वाले बिल्कुल छोटे ही सेक्शन हैं, इतना कोई उसमें वो नहीं है, और इतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। देखें, ओके ओके ओके, मैं इसको कैरी ऑन कर रहा हूँ। देखें, सेक्शन 12 हमने पढ़ा, उसमें हमने तीन चार चीजें पढ़ी कि ये तीन चार चीजें होंगी तो हम इन्फोर्स करवा सकते हैं। सेक्शन 13 ये कहता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है किसी घर का, फॉर सपोज घर टूट गया किसी एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी इन्फोर्स करवा सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी इन्फोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, जितना जितना उसका हिस्सा बचा है और जो चीजें हैं वह आप वो कॉन्ट्रैक्ट उसका इन्फोर्स करवाएंगे। ठीक है, आगे सेक्शन 14 आता है। अब सेक्शन 14, 15 और 16, इन तीनों को हमने मिला के पढ़ना है। और सेक्शन 17 जो है ये, अब मैं आपको ना पहले बताता हूं सेक्शन 17, क्योंकि सेक्शन जो 17 है ना, वो एक जनरल रूल बताता है। ठीक है, और जो सेक्शन 14, 15 और 16 है, ये तीनों उस सेक्शन 17 की एक्सेप्शंस हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर अब मैंने आपको पहले सेक्शन 17 समझा दिया तो सेक्शन 14, 15, 16 समझना इजी रहेगा। देखें, सेक्शन 17 बेसिक एक जनरल प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, सेक्शन 17 क्या कहता है, अगर हम इसकी हेडिंग पढ़ें तो सेक्शन 17 ये कहता है कि बार इन अदर केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे अगर हम इसको पढ़ें तो कहता है कि द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये हो गया एक जनरल रूल। जनरल रूल 17 ने क्या कहा, 17 ने ये कहा कि कभी भी कोर्ट जो है पार्ट में परफॉर्मेंसेस नहीं करवाती कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब टुकड़ों में। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी अगर परफॉर्मेंस करवानी है तो आप कंप्लीट परफॉर्मेंस होगी उसकी। ऐसा नहीं कि ठीक है आप इस हद तक इसको परफॉर्म करें, इस हद तक आप इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात। एक जनरल रूल सेक्शन 17 का है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी पार्ट परफॉर्मेंस नहीं होती है, वो पूरा परफॉर्म होगा। अगर होगा, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसकी होगी, अगर उसको एनफोर्स करवाया जाएगा तो वो पूरा होगा, उसको पार्ट में नहीं होगा। ये जनरल रूल है सेक्शन 17 का। लेकिन जो पीछे अब सेक्शन हम पढ़ेंगे, सेक्शन 14, सेक्शन 15 और 16, ये तीनों इस सेक्शन की, सेक्शन 17 की एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस है कि भाई इन तीनों सेक्शन 14, 15 और 16, इन तीनों को छोड़ के दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसको हम पार्ट में परफॉर्म नहीं करेंगे। होगा तो पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात। अब अब हम एक्सेप्शंस के ऊपर आ जाते हैं, अब सेक्शन 14 के ऊपर आ जाते हैं कि सेक्शन 14 क्या कहता है। हमने जनरल रूल पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनकी पार्ट परफॉर्मेंसेस नहीं होती है, वो पूरे परफॉर्म होते हैं, वो पार्ट्स में नहीं होते। फिर हमने आगे पढ़ा कि उसकी लेकिन तीन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बेसिकली तीन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तीन ऐसे पार्ट्स हैं, एक्सेप्शन हैं, जिनमें हम उनको कवर कर सकते हैं और हम उनकी पार्ट परफॉर्मेंसेस करवा सकते हैं। अब पहला सेक्शन, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। देखें, सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 ये कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल। अगर एक चीज है, फॉर सपोज मैं एक जमीन खरीद रहा हूँ, मैं एक जमीन खरीद रहा हूँ एक बंदे से। कितनी खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ 100 एकड़। ठीक ठीक है, अब मैं 100 एकड़ जमीन खरीद रहा हूँ, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट में मसला ये आता है कि वो बंदा कहता है कि सर, मसला ये है कि मेरे नाम पे जो जमीन है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब मसला ये वो ये कहता है कि सर जो जमीन मेरी है ना, ये जमीन एक्चुअली मेरे नाम पे 98 एकड़ जमीन है मेरे नाम पे। ठीक है, और बाकी 2 एकड़ जो है वो मेरे नाम पे नहीं है, वो इस फला बंदे के नाम पे है जो कि वो देना नहीं चाह रहा। अब ये 2 एकड़ का जो है मैं आपको कॉम्पनसेट करूंगा, और बाकी जो जो 98 एकड़ हैं, ठीक है, वो जो है मैं आपको उस वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मैं एक बंदे से जमीन खरीद रहा हूँ 100 एकड़, मैं कह रहा हूँ कि यार आप मुझे 100 एकड़ ये जमीन दे, परचेज करे, इतने पैसे में मैं उससे खरीद रहा हूँ। अब वो ये कह रहा है कि ठीक है,
अब ये जो है 90 एकड़ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पता चलता है कि उसके नाम पे तो सिर्फ 90 एकड़ है, 98 एकड़ है, सॉरी सॉरी। बाकी जो दो दो एकड़ है ना, वो किसी और के नाम पे, वो उसको दे नहीं सकता। तो वो, और वो रेडी भी है, वो ये कहता है कि सर मैं आपको 98 एकड़ दे रहा हूँ, जितने 2 एकड़ रह गए ना उसकी मैं आपको कॉम्पनसेट कर देता हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ, मुझे एक बहाना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो परफॉर्म ना करने का। मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं, मुझे चाहिए तो 100 चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रहा आपसे, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट गया। ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपसे नहीं ले रहा। तो यहाँ पे ये लॉ ये कहता है कि सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर आपका जो लार्जर पार्ट है, देखें 98 आपने दे रहे हैं आप, थोड़े से रहते हैं, 2% रहता है, ठीक है, उसके लिए आप कॉम्पनसेट करने के लिए भी एग्री हैं, तो आप मेरे पास आए, कोर्ट में आए, हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी इन्फोर्समेंट करवा के देते हैं। वो कौन होता है कि वो बोलता है कि मैं आपसे अब 98 नहीं लूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट हम आपको करवा के देंगे। तो वैसे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म, हमारा क्या था कि 100 एकड़, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना, 90 एकड़, 98 एकड़ तक ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है। तो जिस हद तक ये परफॉर्म हो सकता है, जो लार्जर पार्ट है उसका, उस हद तक ये परफॉर्म हो रहा है, वो हमने उसको करवाया एनफोर्स। बाकी 2% जो उसका रहता है, 2 एकड़ जो रहते हैं जिसको हम एनफोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि वो उसके नाम पे नहीं है, तो उसके लिए हमने आपको कॉम्पनसेट दे दी, आप ये इससे 90 एकड़ ले लें, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अब इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते। बेसिक ये मकसद है इसका। ठीक है सर। उसके बाद आगे अगर हम चलेंगे तो आगे जो है सेक्शन 15 आ जाता है। सेक्शन 14 आपको समझ आ गया? सेक्शन 14 बेसिकली ये कहता है कि अगर आप जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ऑब्लिगेशन 98%, 90% लार्जर अमाउंट जो है वो आपने पे कर दिया है, या लार्जर पार्ट आपने परफॉर्म कर दिया है, थोड़ा सा ही रहता है, तो थोड़ा सा रहता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगला बंदा फिर मना कर दे कि अब मैं नहीं कर रहा, मुझे चाहिए तो पूरा चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो कोर्ट ये कहती है कि अगर आपने लार्ज पार्ट जो है वो परफॉर्म कर दिया है, आप करने के लिए विलिंग हो, राजी हो, एग्री हो, और साथ में आप जो पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहे उसके लिए आप कॉम्पनसेट देना भी चाह रहे हो, तो आप जो है मेरे पास आए, हम आपको, आप कोर्ट से जो है उसकी इन्फोर्समेंट करवा के देंगे, हम आपको लेके देंगे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी इन्फोर्समेंट कराएंगे। ठीक है। सेक्शन 14 बेसिक ये था। इसमें दो इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है जो याद रखने वाले हैं, वो ये है कि आप लार्ज लार्ज पार्ट जो है वो परफॉर्म करने के लिए विलिंग हो, राजी हो, आप एग्री हो कि भाई 98 में दे रहा हूँ, और जितना पार्ट आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप एग्री हो कि मैं इसके लिए कॉम्पनसेट करूंगा। ये दोनों चीजें आपने आपके हैंड पे होनी चाहिए। उसके बाद जाके आप कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि सर मुझे ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के दें। ऐसे तो नहीं होता है कि 98 दे रहा हूँ, 2 एकड़ सिर्फ नहीं दे रहा और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म कर रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन 14 ये कहता है। सेक्शन 15 अब इसके उलट है। सेक्शन 14 ये कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज लार्ज। अब क्या है, यहाँ पे सेक्शन 14 ये कहता है कि सेक्शन, जब पार्ट जो है जो अनपरफॉर्म्ड है, जो कि परफॉर्म नहीं हो सकता, वो लार्ज है, तब क्या होगा? देखें, वो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखें इस तरीके से हुआ कि ऐसे होता है बाज दफा, लोग प्रॉपर्टी उनके नाम अभी होती नहीं है, हुई हुई नहीं होती, वो आगे सेल कर देते हैं या उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई ये 100 एकड़ जो है हम मैं आपको बेचूंगा। अब जो बोल रहा था कि ये 100 एकड़ मेरे हैं और मैं आपको बेचूंगा, उसके माइंड में ये था कि ये जो लास्ट वाले 2 एकड़ है ना, ये किसी और के हैं, लेकिन मेरी उससे बात चल रही है, और जो है मैं उससे पैसे भी मैंने उसको पे कर दिए 2 एकड़ के, बस वो जो है वो मुझे अभी नाम करके देने हैं उसने, या इस तरीके से ये मेरे नाम हो जाएंगे तो मैं इसको दे दूंगा 100 एकड़ के 100 एकड़। लेकिन इत्तेफाक ये होता है कि कोई मिसकंसेप्शन हो जाता है, कोई इत्तेफाक हो जाता है, कोई और चीज हो जाती है जिसकी वजह से
वो 2 एकड़ जो है मेरे नाम पे नहीं हुए, कोई टाइटल इम्परफेक्ट है, कोई और मसला है, वो नहीं हुए। तो अब उस वजह से जो है अब वो 2 एकड़ तो आप नहीं दे सकते, लेकिन आपके माइंड में पहले था ना कि ये 2 एकड़ तब तक मेरे पास आ जाएंगे। हम ऐसा करते हैं ना कि भाई चले ठीक है यार, ये मैं काम कर लेता हूँ, ये कल परसों मुझे ये चीजें मिलनी है, या कल अगर मुझे ये पैसे यहाँ से आने हैं, ये आएंगे तो मैं इसको फिर दे दूंगा, तब तक आज जो है मैं अपना ये काम कर लेता हूँ। इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही वो चीज है। अब यहाँ और दूसरी बात कि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें ऐड करना कोई बड़ी बात वो चीज नहीं होती है। अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई ये इतनी सारी चीजें आपके ये 100 एकड़ है, तो ये 100 एकड़ मैं आपको दूंगा, और उसमें जो है इतना इन डिटेल हम नहीं जाते, सारी चीजें देखते हैं कि कितने इसके नाम पे है कितने नहीं है, वो सारी चीजें ना, तो ये चीजें हो जाती हैं इजिली इसमें। अच्छा, अब सेक्शन 15 समझिएगा जरा, ये उसके उलट है। अब मैंने आपको वहां पे क्या समझाया, मैंने आपको वहां पे ये समझाया कि सेक्शन 14 जो है कहता है कि आप जो है, अब फॉर सपोज मैं हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ 98 दे रहा हूँ एकड़, 2 एकड़ की मैं आपको कॉम्पनसेट कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझसे ये प्रॉपर्टी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरा करें, ये जमीन मुझसे ले ले, आप मुझे मना ना करें। ठीक है, लेकिन आपने मना करा, आप नहीं ले रहे, तो वापस मैं चला गया कोर्ट। कोर्ट में मैंने जाके कहा कि आप जो है इसको परफॉर्म करा के दें, तो कोर्ट ने उसको परफॉर्म करा के दे दिया। समझ गए मेरी बात? अब यहाँ सेक्शन 15 में क्या है, सेक्शन 15 ये कहता है कि पार्ट जो आप अनपरफॉर्म्ड पार्ट मेरा है ना, अब यहाँ पे वो लार्जर है, जो मैंने परफॉर्म किया है पार्ट वो स्मॉल है। अब कैसे, फॉर सपोज हमारा वही 100 एकड़ का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, लेकिन आगे चल के पता चला तो मेरे नाम पे तो सिर्फ कितनी है, मेरे नाम पे तो सिर्फ 40 है, 60 तो है ही नहीं। अब क्या होगा, समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे नाम पे कितनी है, 40 है, 60 मेरे नाम पे है ही नहीं। ठीक है, और बाकी जो 60 का जो डैमेजेस होंगे वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वहां पे मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको मेरे पास सिर्फ 40 एकड़ है, 60 एकड़ मेरे पास नहीं है, वो मैं आपको नहीं दे सकता, ना ही मैं आपको उनके लिए कॉम्पनसेट करूंगा। आप मुझसे जो है सिर्फ ये 40 एकड़ जो मेरे हैं ये मुझसे ले लें, आप पीछे नहीं हट सकते। मैं आपको 40 दे रहा हूँ, आप 40 मुझसे ले रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप जो है, अगर अब यहाँ पे अगर आप मना करेंगी ना कि भाई ठीक है मैं ये नहीं ले रही, क्योंकि आप ना तो कॉम्पनसेट कर रहे हैं बाकी, और ना ही आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ मैं इस पे से परफॉर्मेंस जाके क्लेम नहीं करूंगा कि भाई मैं इसको 40 दे रहा हूँ, ठीक है, और बाकी जो है मैं इसको कुछ भी नहीं दे रहा, कॉम्पनसेट भी नहीं करूंगा। तो कोर्ट इसमें मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके नहीं देगी कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन अगर आप जाएंगे, जो खरीदने वाला है अगर वो जाएगा कि भाई ये मुझे 40 एकड़ दे रहा है और बाकी जो है मुझे कॉम्पनसेट भी नहीं कर रहा है, या जो भी प्रोसीजर है, आप मुझसे इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के दें। यहाँ फॉर सपोज कि वो बंदा जो मैं हूँ, मैं मुकर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई मेरे पास तो सिर्फ 40 एकड़ है और 60 एकड़ किसी और के, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, मैं आपको नहीं दे रहा 40 एकड़। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है, आप जाके वहां पे कौन जा रहा था पिछले सेक्शन में, मैं जा रहा था, जो कि 98 में आपको एकड़ दे रहा था। यहाँ पे कौन जा रहा है, खरीदने वाला जा रहा है। वो बोल रहा है कि सर सही है, ये इसके पास 40 एकड़ है ना, ठीक है मैं 40 एकड़ ही ले रहा हूँ, बाकी जितने 60 एकड़ है उसकी मुझे कॉम्पनसेशन लेके दे दे, इसको बोले कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, पीछे ना हटे, मुझे 40 एकड़ ही दे दे, इसके पास अगर 60 नहीं तो 60 की मुझे बाकी कॉम्पनसेट करे। तो यहाँ पे कौन जा रहा है, यहाँ पे सेलर जा रहा है, सॉरी परचेजर जा रहा है, जो खरीद रहा है। ठीक है, सेक्शन 14 15 दोनों आपको समझ आ गए। 14 में था लार्ज जो पार्ट है वो परफॉर्म हो चुका है, यहाँ पे लार्ज पार्ट जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ है। अगर मैं लार्ज पार्ट परफॉर्म करूंगा तो मैं सूट फाइल कर सकता, मतलब इस पे परफॉर्मेंस लूंगा। अगर मैं लार्ज पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, मेरी ऑब्लिगेशन है, तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगला बंदा जो है वो मेरे अगेंस्ट में कर सकता है। अब आगे चलते हैं।
आगे सेक्शन 16 है, वो आखिरी है, वो सिर्फ समझते हैं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी आगे जो है ना चीजें बाकी कल करेंगे, ठीक है। सेक्शन 17 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर दो बातें हैं, आप मेरे साथ हैं, अगर थक गए हैं तो हम इसको कल कंटिन्यू करें, आखिरी सेक्शन है, सुन रहे हैं? सेक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यार आप तो थकते ही नहीं हो। चलें भाई, देखें, हमने 14 पढ़ा, हमने 15 पढ़ा, हम अब 16 पढ़ेंगे। 16 ये कहता है कि ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट बातें की गई हैं, दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, दो इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंसेस हैं जो कि अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग उनको परफॉर्म किया जा सकता है, वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो उसमें से फॉर सपोज अगर कोई एक जो है वो किसी वजह से इन्फोर्स नहीं हो सकती या कोई मसला आ जाता है, तो जो दूसरी दूसरी उस कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी गई है आप उसको एनफोर्स करवा सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? देखें कि व्हेन अ पार्ट, मैं इसको एक दफा पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। देखें, व्हेन अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच टेकन बाय इटसेल्फ कैन इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिकली इन्फो परफॉर्म्ड, जब एक पार्ट जो है वो इटसेल्फ, उसको अगर हम ले सकते हैं, उसकी पार्ट परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, स्टैंड्स ऑन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग। अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग, ठीक है। मैंने आपको दो काम बोले कि भाई मैं ये भी करूंगा मैं ये भी करूंगा, तो दोनों अलग अलग फुटिंग पे स्टैंड करते हैं, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, the contract में डायरेक्ट specific performance of the former part। अब क्या है कि फॉर सपोज उसमें से कोई एक पार्ट जो है परफॉर्म नहीं हो सकता, तो कोर्ट जो है एक बोलेगी कि चलो ठीक है, जो एक पार्ट रहता है जो अभी परफॉर्म हो सकता है, जो इंडिपेंडेंट है उससे, आप वो परफॉर्म कर दें, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल क्या है, देखें, फॉर सपोज हम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज के बारे में कि कोई कोई एक गाड़ी, दो गाड़ियां हैं, ठीक है, उनके बारे में, फॉर सपोज एक बाइक है, एक कार है, ठीक है। मैंने आपसे एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है दोनों के बारे में बात की कि मैं ये बाइक आपसे इतने में खरीदूंगा, आपको ये इतने टाइम में ये पैसे दूंगा, और ये कार जो है ये मैं आपसे इतने में खरीद रहा हूँ, और इसके मैं इतने पैसे दूंगा, इतनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, और इस तरीके से सारी चीजें। अब एक होगी चीज बाइक, एक होगी चीज कार। अब लेट सपोज कि फॉर सपोज हमने कुछ दिन बाद जो है बाइक चोरी हो जाती है, ठीक है। अब बाइक चोरी हो गई तो क्या होगा, अब वो तो पार्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, वो तो पार्ट गया, वो तो परफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन कार तो अभी है, उस बाइक के चोरी होने से कोई कार के ऊपर फर्क पड़ा, या कार के मुझे देने से ऊपर कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं, कोई उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ठीक है। बाइक चोरी हो गई, भाड़ में जाए, चलो ठीक है, उसको छोड़ दो, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, नहीं हो रही, ठीक है। आप कार की परफॉर्मेंस कर लें, आप कार मुझे दे दें। तो ये सारी चीजें, सेक्शन 16 सिर्फ यही सिंपल कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें कुछ दो या दो से ज्यादा बातें हैं जो कि इंडिपेंडेंट फुटिंग के ऊपर स्टैंड करती है, अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जो कि अलग अलग डिवाइड हो सकती हैं, एक अगर परफॉर्म हो रही है दूसरी नहीं हो रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जितने पार्ट्स उसके हो रहे हैं परफॉर्म, वो उसको आपने करने हैं, उसकी हम इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं कोर्ट से। ये सारे, मैं आपको एक दफा और बता दूं, ये सारे 12 से लेके 20 तक हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिनको हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हैं। अगर पार्टीज मना करेंगे भाई मैं नहीं दे रहा, तो हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हैं। समझ गए मेरी बात? सेक्शन 14, 15, 16, 17, इनको हमने मिला के पढ़ना होता है। अगर कभी भी कोई सेक्शन 17 से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने सेक्शन, ये जो
3 एक्सेप्शंस आपने उसमें मेंशन करनी है कि सर ये सेक्शन 17 ये कहता है और उसकी ये 3 एक्सेप्शंस हैं। लार्ज पार्ट परफॉर्म होगा तो क्या होगा, स्मॉल पार्ट परफॉर्म होगा तो क्या होगा, अगर इंडिपेंडेंट फुटिंग पे स्टैंड करते हैं तो क्या होगा, ये सारी चीजें। सेक्शन 14 में क्या है, अलग चीजें हैं। वो कहता है कि भाई मैं आपको 98 दे रहा हूँ और मैं कॉम्पनसेट भी कर रहा हूँ। सेक्शन 17 कह रहा है कि भाई 40 एकड़ ले लो, मैं कॉम्पनसेट भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सेक्शन 16 ये कहता है कि यार आप अगर इंडिपेंडेंट दोनों चीजें हैं तो जितना परफॉर्म हो रहा है आप उसको करवा लो। वो चीज बाइक चोरी हो गई तो आप क्या कर सकते हो। सेक्शन 17 जो है इनका जनरल एक रूल है, वो कहता है कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्ट्स में परफॉर्म नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात, वो पार्ट्स में परफॉर्म नहीं होता है, वो हमेशा या तो पूरा होगा या तो नहीं होगा। लेकिन उसकी 3 एक्सेप्शंस, सेक्शन 14, 15, 16, इनके अलावा कोई भी और सिचुएशन होगा तो उसमें पार्ट परफॉर्मेंस नहीं होगी। बस ये 3 सिचुएशंस हैं जिसमें पार्ट परफॉर्मेंस होती है। काफी है इतना आज के लिए, समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है। अब इसमें आगे हम कल जो है बाकी इसके आगे ऑनवर्ड्स करेंगे। इसका एक टॉपिक तो ऑलरेडी हमने किया हुआ था पहले लेक्चर्स में, इंजंक्शंस वाला। 11 से लेके 16 तक समराइज कर दूं। अच्छा यार गुलाम नबी, टाइम चेंज नहीं कर सकते। टाइम जो है जो इनका जो मीटिंग अरेंज करवाते हैं पाकिस्तान लॉयर्स वाले, उनका टाइम यही होता है। इस फिर दूसरा इसके अलावा टाइम और मेरे पास होता नहीं है। 3 बजे का टाइम भी मैंने इसी वजह से रखा है कि हम, क्योंकि लेक्चर इतना इन डिटेल चला जाता है कि 1 घंटे की जगह हम 2-2 घंटे भी चले जाते हैं, 1.5 घंटा चले जाते हैं। तो अगर हम टाइम चेंज करेंगे, अगर मैं 4 बजे भी लेक्चर रखूंगा तो फिर ये एग्जैक्ट मुझे 5 बजे खत्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर उस 5 बजे के आगे जो है फिर हम वो टाइम नहीं कर सकते, मीटिंग इनकी ये अरेंज नहीं कर सकते आई थिंक। तो टाइम तो यही है ना इसमें, ये आपने मुझे बर्दाश्त करना है और क्या। खैर अनस भाई, आप ये बोल रहे हैं कि सेक्शन इसको समराइज करें। देखिए मैं आपको पूरा समराइज करके बता देता हूँ कि भाई हमने आज पढ़ा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है। ये स्पेशल रिलीफ एक्ट जो है वो एक एक्सटेंशन है, एक एडिशन है, एक्स्ट्रा पार्ट है किसका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये लॉ कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या था कि जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रह गई वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी है और वो सारी चीजें हमने इसमें उन्होंने दे दी। ठीक हो गया। अब उसमें क्या था, उसमें सिर्फ कॉम्पनसेशन थी। भाई किसी की गाड़ी टूट गई, कॉम्पनसेशन ले लो। भाई किसी का कॉन्ट्रैक्ट वो परफॉर्म नहीं कर रहा, कॉम्पनसेशन ले लो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पनसेशन ले लो। और कुछ भी नहीं। एसआरए ने कहा कि उसके अलावा 5-6 और मोड्स एसआरए ने बता दिए कि ये सारे मोड्स हैं, ये भी आपको हम इन्फोर्स करवा के देंगे। सिर्फ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो इन कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा रहा था। भाई तू मेरी मर्जी है, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, भाई ये लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कॉम्पनसेशन और जाओ चलो। लेकिन एसआरए ने कहा कि नहीं, आप इतनी मस्ती नहीं करेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अब आपको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। समझ गए। आप कोई ब्रीच फ्रीच को और कॉम्पनसेशन हर दफा आपकी नहीं चलेगी। तो इसीलिए एसआरए आया। अब एसआरए क्या है, एसआरए बेसिकली ये कहता है कि भाई ये मोड्स हैं, 5 मोड्स हैं। सेक्शन 5 में 5 मोड्स लिखे हुए हैं। मैं आपको पोजीशन में लेके दूंगा आपकी इमूवेबल मोबल प्रॉपर्टी की। मैं कोर्ट के थ्रू आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करवा के दूंगा। मैं आपको इंजंक्शंस के ऑर्डर्स लेके दूंगा। मैं डिक्लेरेशन का सूट भी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। ठीक है। आप जो है इसमें अब रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। आगे फिर हमने पढ़ा कि इसमें सेक्शन 8 में हम मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कवर करते हैं कि अगर कोई ऑनर है जिसके पास टाइटल है, उसको डिस्पोजेस किया गया है तो आप उसकी पोजीशन ले सकते हैं वापस, वो अपने टाइटल्स को शो करवा के लेगा। ये एक रेगुलर ट्रायल होता है, इसमें लिमिटेशन 12 साल की होती है। समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद आता है कि सेक्शन 9, वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये नहीं बताओ कि ये इलीगल इलीगल था, इलीगली बैठा हुआ था या ये ट्रेसपासर है।
या इनक्रोचर है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मालिक है नहीं है ये बंदा, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है इस चीज से कि अगर ये बंदा पोजीशन में था तो मैं इसको लेके देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ये प्रॉपर्टी लेके दूंगा। सेक्शन सिंपल 8 ये कहता है कि मैं प्रॉपर्टी इसको ये लेके दूंगा। ठीक है, उसमें समरी प्रोसीजर होता है, बाद में आप कोई अपील नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के खिलाफ आप जो है सेक्शन 9 में सूट फाइल नहीं कर सकते, कोई रिव्यू इसमें नहीं होता है। ठीक है, और इसमें लिमिटेशन जो है 6 महीने की होती है, 6 महीने के अंदर अंदर आपने सूट फाइल करना होता है। सेक्शन 10 जो है सेम सेम वैसा ही है जैसा सेक्शन 8 मैंने आपको समझाया। फर्क सिर्फ इतना है कि सेक्शन 8 में सिर्फ ओनर सूट फाइल करेगा। सेक्शन 10 ने ये कहा, उसने मजीद दो चीजें और ऐड कर दी कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ट्रस्टी है, किसी के पास एज अ ट्रस्ट मैंने रखवाई ये प्रॉपर्टी, तो वो भी फॉर द टाइम बीइंग ओनर ही समझा जाएगा और वो भी सूट फाइल कर सकता है। अगर कोई जो है स्पेशल पोजीशन में है वो भी सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, सिर्फ ओनर नहीं बल्कि वो भी। सेक्शन 11 क्या कहता है कि जो भी बंदा किसी भी चीज के जो भी बंदा किसी अगर किसी कोई चीज उसके पोजेशन में है तो उसके ऊपर ये लायबिलिटी है कि जब भी उससे वो ओनर क्लेम करे कोर्ट के थ्रू या कैसे भी, तो उसके ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो इमीडिएट पोजेशन जो है उसकी वापस उसको रिटर्न करे। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर फॉर सपोज एक बंदा है, मेरा एजेंट है, मैं उसके पास अगर मेरी कोई चीज पड़ी हुई है, मैं उसका ओनर हूँ, अगर मैं तो उस एजेंट के ऊपर ये लायबिलिटी है कि जब भी मैं उससे ये चीज क्लेम करूंगा तो वो इमीडिएट मुझे उस चीज की पोजीशन देगा। सेक्शन 13 ये कहता है, सेक्शन 13 ये कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरे तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकता। जो प्रॉपर्टी थी वो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। तो उसमें क्या होगा कि जो जो जिस बंदे की जमीन है वो सूट जाके फाइल करेगा, बोलेगा एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो इसमें आप परफॉर्म करवाएं। ठीक है, आगे सेक्शन 14 15 16 मैंने अभी अभी आपको समझाए कि अगर लार्ज पार्ट परफॉर्म हो रहा है तो मैं जाके कोर्ट को बोलूंगा कि सर मैंने इतना काम कर दिया, 98% काम कर दिया, 2% रहता है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर रहा है, आप इससे इन्फोर्समेंट करवाएं। सेक्शन 15 ये कहता है कि लार्जर पार्ट जो है वो परफॉर्म हो सकता है, सॉरी स्मॉल पार्ट जो है वो परफॉर्म हो सकता है, लार्जर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसमें क्या होगा कि अगला बंदा, अब अगले बंदे के ऊपर मर्जी है, उसकी मर्जी, अगर वो मना करना चाहे तो मना कर दे, अगर वो चाहे तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट इस पे परफॉर्मेंस करवा सकता है, आप नहीं करवा सकते। 16 वही था कि इंडिपेंडेंट फुटिंग्स पे हो तो अलग अलग उसकी परफॉर्मेंस होती है, अगर एक की नहीं हो रही खैर है, कोई बात नहीं, दूसरे की हो रही है तो करवा लो उसकी। सेक्शन 17 इन तीनों सेक्शंस का एक जनरल रूल है, प्रिंसिपल सेक्शन वो है कि भाई किसी भी सेक्शन का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली आप वो नहीं करते, उसको पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करेंगे सवाए इन सेक्शन 3 सेक्शन के 14 15 16। अल्लाह हाफिज। काफी है इतना, समझ आ गया? बाकी इसमें जितने सेक्शंस रहते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे कल इसको कवर करेंगे। बात असल में ये है कि ये अगर मैं शॉर्ट इनको करने की कोशिश करूंगा तो फिर आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी इतना क्लियरली ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है, फिर उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अरे भाई नहीं, थैंक यू क्या, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताएं। इतनी दफा पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन आई होप होगा तो नहीं? चलें बस एंड करते हैं, शायद कोई क्वेश्चन नहीं है आपका भी, तो इंशाल्लाह फिर जो है वो। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, आप क्वेश्चंस पूछिएगा, कल भी हम इसको कवर करेंगे। और आपके पास टाइम हो तो आप इसको दोबारा एक दफा सेक्शन जो आज हमने पढ़े हैं उनको पढ़ लीजिएगा।
और आगे फिर हम पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाली चीज़ें अभी हम आगे कवर करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उनको भी देख लीजिएगा एक दफ़ा नज़र, ताकि और चीज़ें समझने में आसानी होगी। खैर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अल्लाह हाफिज़। आप भी अब आराम करें। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज़।